इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं इस पॉडकास्ट में आपके सामने सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। बुक्स, स्ट्रैटेजी, एग्जाम क्या है, कैसे निकालना है, कितने नंबर चाहिए, सब कुछ आप खुद से कैसे तैयार कर सकते हो। बात याद रखना कि इतनी सारी बुक्स हैं ये, और ये सारी बुक्स मैं डिटेल में बताऊंगा। पर अगर आपको लगे कि यार ये सारी बुक्स मैं खत्म कैसे करूंगा, क्या लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक किताब से आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, तो वो है ये किताब। ठीक है, ये किताब लिमिटेड एडिशन में मिलती है, आपको मार्केट में ढूंढने से भी मुश्किल से मिलेगी। तो जो मैंने लिंक आपको नीचे दे रखा है, मेक श्योर आप उससे ट्राई करो, हो सकता है आपको ये मिल जाए। ठीक है, किताबों के बारे में डिटेल में मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की अपनी पुरानी रखी हुई है तब उनसे कैसे तैयारी कर सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि एक सिंपल एक बुक ही मिल जाए, सो मेक श्योर कि नीचे वाला लिंक जरूर ट्राई करना। बाकी हम अब पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं इन 3, 2, 1 गो। तो इसके लिए हम कैसे क्या स्ट्रीम लेते हैं इस बेसिक्स से? देखो यार, अगर एनडीए आराम से निकालना है, वैसे तो आर्ट, कॉमर्स और साइंस का कोई भी बंदा फौज के लिए मतलब अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना? और मैं तो ये सोचता था कि सिर्फ पीसीएम से ही निकल सकते हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज तो ले ही नहीं सकता। हाँ नहीं, आपकी बात में दम है। ठीक है ना? अब होता क्या है, जो बंदा साइंस स्ट्रीम का होता है ना, उसको एक प्रिविलेज होता है, बेनिफिट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आर्ट का है, कॉमर्स का है, साइंस का, तीनों एग्जाम दे सकते हैं। पर सबसे पहला बेनिफिट किसको है? पीसीएम वाले को। ऐसे एनडी ने रोका नहीं है आपको कि आपकी आर्ट, कॉमर्स, साइंस है तो मैं नहीं ले रहा आपको। ठीक है ना? वो कह रहा है कि बस साइंस वालों का एडवांटेज है। क्यों? एक तो मैथ सब्जेक्ट आना ही आना है। अब आर्ट्स वालों को तो मैथ्स होता ही नहीं। सर, हम कई बार ये भी नहीं चुन पाते कि हमें किस फोर्स में जाना है, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सही रहेगा हमारे लिए? मुझे कभी भी फाइटर पायलट बनना कभी अच्छा नहीं लगा, जबकि कहीं ना कहीं बच्चे को फाइटर पायलट बनना बड़ा ही पसंद होता है। क्यों सर? यार मुझे ना कार ड्राइव करना, बाइक ड्राइव करना पसंद नहीं आता है, प्लेन ड्राइव करना। मेरे लिए आपको ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर मिल जाएगा, पर मैं खुद नहीं करना चाहता। ठीक है ना? तो मुझे थोड़ा उसमें आलस आता है, तो मेरा ये मानना था। तो मेरे को फौज में आर्टिलरी ज्वाइन करने का बड़ा एम था कि मैं हिलूं भी नहीं अपनी जगह से और दुश्मन को उड़ा दूं। तो आर्टिलरी होता क्या है? 15 सेकंड में 3 गोले बरसाने वाली बोफोर्स गजब की एक्यूरेसी से दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा देती है। तो सर, मैथ में अगर 300 का पेपर है तो कितने लाने जरूरी है? 300 का अगर पेपर है तो यार अच्छा बच्चा 110, 120 लेकर आए। 300 में से 110 से कम आप कम बता रहे हो कि मिनिमम बता रहे हो? नहीं, ये अच्छे नंबर होते हैं। 50% मिल जाए बहुत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न नहीं रहता कि भाई सीबीएसई बोर्ड में 90, 95, 98, 99, 100 आ रहे हैं। या तो 50% मिल जाए तो भगवान हो तुम। तो आईआईटी वाली भी क्रैक कर सकते हैं एनडीए को? हाँ, क्लियर कर लेते हैं। बट नॉर्मली जो आईआईटी निकालते हैं, नॉर्मली वो मेरिट में सबसे नीचे आते हैं। जैसे एक बच्चा है, अभी रिसेंटली रिकमेंड हुआ है, इसकी कहीं इसका पॉडकास्ट भी आया था, उसने आईआईटी निकाल रखी है और वो मेरिट में एकदम नीचे से आया था। कुछ उसके 350, 400 नंबर आए थे। वो आईआईटी से है? उसने आईआईटी के लिए तैयारी की थी। अब उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं, पर आईआईटी के साथ ये सारी तैयारी कैसे होगी? बताइए कि एसएसबी क्या है? देखिए यार, रिटन अगर मैं कहूँ शेर का पिल्ला है, तो एसएसबी पक्का शेर है, गुफा में बैठा शेर है। हाँ, वो गुफा में बैठा शेर है, और ऐसा शेर है कि उससे लड़ने की हिम्मत हर कोई। बब्बर शेर है भाई। कई लोग, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे हिसाब से हर चीज में अच्छा था। मतलब क्रिकेट में अच्छा था, फुटबॉल में अच्छा था, स्पीकिंग में अच्छा था, सब में अच्छा था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं करी ऐसे। जय हिंद गाइस, मैं भी आप सभी की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एनडीए के बारे में कुछ नहीं पता है। पर आज मुझे मेरे सर मिले हैं जिनसे मैं पूछूंगा कि बेसिकली एनडीए होता क्या है। तो सर, आप सजेस्ट करिए, मेरी तरह उन बच्चों को भी कुछ नहीं पता। भाई का नर्वस लेवल एकदम हाई पे है सच में। भाई एनडीए का कुछ नहीं पता? बिल्कुल नहीं। मतलब एनडीए क्या होता है ये भी नहीं पता? सर नहीं, क्योंकि एनडीए स्टार्टिंग में है क्या मुझे कुछ नहीं पता। एक एनडीए होता है कि एग्जाम का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो उसका नाम है, उसी नाम से एक आर्मी का इंस्टीट्यूट, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कंबाइंड इंस्टीट्यूट होता है, या एकेडमी कह लो, जो कि पुणे में है। ठीक है ना? अगर आपने उसे निकाल लिया तो 18 साल की उम्र में आपकी फौज की तैयारी ऑफिसर कैडर पे सिर्फ पुणे में ही है बस ये? हाँ, पुणे में ही है। मैं आगे बता दो आप मुझे। तो पुणे में ये एकेडमी है, और पुणे में इस एकेडमी में जैसे ही आपने दाखिला लिया तो वहां से लगातार 3 साल आपको फौज में अफसर बनने की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स।
आपने जो एनडीए के एग्जाम में फॉर्म में 3 ऑप्शन आते हैं कि आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, क्या ज्वाइन करनी है वो आपने ऑप्शन टिक किया और उसी की तैयारी आपको एनडीए के अंदर कराई जाएगी। सर हम कई बार ये भी नहीं चुन पाते कि हमें किस फोर्स में जाना है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सही रहेगा हमारे लिए? तो अगर कहीं ना कहीं मूवीज देखकर आपके किसी कुछ हो गए मम्मी पापा कर्नल ब्रिगेडियर या एयरफोर्स में होते हैं या नेवी में होते हैं, तो वहां से प्रेरणा मिल जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रेरणा मिल रही है तो वहां से चूज करें, वरना मैं कहूंगा एक्सप्लोर करो, जितना आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हो आर्मी नेवी एयरफोर्स को, वो एक्सप्लोर करो। मुझे कभी भी फाइटर पायलट बनना कभी अच्छा नहीं लगा, जबकि कहीं ना कहीं बच्चे को फाइटर पायलट बनना बड़ा ही पसंद होता है। क्यों सर? यार मुझे ना कार ड्राइव करना, बाइक ड्राइव करना पसंद नहीं आता, प्लेन ड्राइव करना। मेरे लिए आपको ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर मिल जाएगा पर मैं खुद नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा उसमें आलस आता है, तो मेरा ये मानना था। तो मेरे को फौज में आर्टिलरी ज्वाइन करने का बड़ा एम था कि मैं हिलू भी नहीं अपनी जगह से और दुश्मन को उड़ा दूं। तो आर्टिलरी होता क्या है? आर्टिलरी से तोपे, सुनिए तोपे, अब तोपे कौन चलाता होगा, उसके लिए तो ऑफिसर चाहिए होता होगा आर्मी का। तो मैंने कहा मैं अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तोपे उड़ाएंगे दुश्मन को। कि हम तो ये खड़े हैं, हमें तो तोपे चाहिए, हमें तोपे दे दो। तोपे दे दो बस। तो मुझे तोपों का बड़ा था, आर्टिलरी का बड़ा शौक। अच्छा, तो इसके लिए हम कैसे, क्या स्ट्रीम लेते हैं इस बेसिक्स से? देखो यार, अगर एनडीए आराम से निकालना है, वैसे तो आर्ट, कॉमर्स और साइंस का कोई भी बंदा फौज के लिए मतलब अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और मैं तो ये सोचता था कि सिर्फ पीसीएम से ही निकल सकते हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज तो ले ही नहीं सकता। हाँ नहीं, आपकी बात में दम है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो बंदा साइंस स्ट्रीम का होता है ना, उसको एक प्रिविलेज होता है, बेनिफिट होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आर्ट का है, कॉमर्स का है, साइंस का, तीनों एग्जाम दे सकते हैं, पर सबसे पहला बेनिफिट किसको है? पीसीएम वाले को। ऐसे एनडी ने रोका नहीं है आपको कि आपकी आर्ट कॉमर्स साइंस है तो मैं नहीं ले रहा आपको, ठीक है ना। वो कह रहा है कि बस साइंस वालों का एडवांटेज है। क्यों? एक तो मैथ सब्जेक्ट आना ही आना है, अब आर्ट्स वालों पे तो मैथ्स होता ही नहीं, एडवांटेज ही नहीं मिलने का। एडवांटेज ही नहीं मिलने का। 300 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का। अब 300 नंबर का अगर पेपर है वो, तो भैया हर हाल में उसको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, और वो भी क्लास 11-12 की पढ़नी है, ये 9-10 की, 11-12 की, और आर्ट्स मैथ्स है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी 6 से लेके 12 तक की, या 8 से ले लो, 9 से ले लो, सब मैथ्स आती है। नहीं, मैथ्स नहीं आती, वो जीके आती है, और जीके को यहाँ पर कहते हैं GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। वो आती है 6 से लेके 12 तक की। बट उसमें भी एक एडवांटेज देता हूं। मुझे बता, तूने टेंथ में अभी जो तूने 10th में पढ़ा और जो 9th में पढ़ा, 9 की कुछ चीजें 10th में नहीं आई, कुछ आई। और अगर बेसिक लें तो बेसिक तो इस्तेमाल हो रहा है 10th में। तो जिसको 10th की पढ़ाई आती है, मैं उसे कह सकता हूँ 7th 8th की पढ़ाई कर लेगा? नहीं। क्यों? 7th 8th की किताब नहीं पढ़ पाएगा तू? फिर 7th और 9th का फर्क नहीं बैठेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ तू 10th में है, हाँ। मैं तुझे 7th क्लास का क्वेश्चन दे दूंगा कि 4+2 क्या होता है, तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं भी बड़ा डम वाले क्वेश्चन कर दिए। कोई बात होती है, ऐसी बेइज्जती रोज होती है। पहली बात तुम्हारा और तुम्हारी होगी। होगी, कोई नहीं। तो सर मैथ में अगर 300 का पेपर है तो कितने लाने जरूरी है? 300 का अगर पेपर है तो यार अच्छा बच्चा 110-120 लेकर आए। 300 में से 110 एक कम, आप कम बता रहे हो कि मिनिमम बता रहे हो? नहीं, ये अच्छे नंबर होते हैं। टॉपर लाते हैं 200, 150, 160, तो इतने और इनफ रहते हैं। ए मोर देन इनफ। 50% मिल जाए बहुत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड वाला पैटर्न नहीं रहता कि भाई सीबीएसई बोर्ड में 90, 95, 98, 99, 100 आ रहे हैं, या तो 50% मिल जाए तो भगवान हो तुम। तो इसमें कैसे कैसे पेपर होते हैं, किस हिसाब से पेपर होता है? हाँ, तो मैं पेपर समझाता हूँ। पहले तो रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक मैथ्स होता है और एक होता है GAT। अब जो मैथ्स होता है वो आता है 300 नंबर का, और जो GAT आता है वो 600 नंबर का। भूलना मत, अभी सर ने बताया था GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब जीके वाला पेपर बेसिक भाषा में। और मैथ्स में एक क्वेश्चन होता है 2.5 का, और GAT में एक पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो देख, मैथ्स में एक क्वेश्चन की वेटेज है कम और GAT की है ज्यादा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो अगर आपको मेरिट में ऊपर आना है, मेरिट मतलब रैंकिंग, जैसे 1 2 3 4 5, उसमें ऊपर आना है, तो कहीं ना कहीं GAT में स्कोर आपका ज्यादा चाहिए। जनरल नॉलेज तो जरूरी है रखना। बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम कोई जो उम्मीद आगे बैठ जाते हैं कि हमें तो पता ही है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तो हाँ। इनफ नहीं है मतलब? नहीं, इनफ तो बिल्कुल नहीं है, मेहनत तो आपको अलग से करनी पड़ती है। और इस मेहनत में खास बात ये समझ लो कि ये एग्जाम क्योंकि बहुतों को ढंग से पता भी नहीं है अभी भी, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें ना IIT वाले घुस आते हैं कि चलो ट्रायल मार के देखेंगे, पेरेंट्स देंगे बेटा एक NDA भी एग्जाम होता है तो दे कर आओ, तो भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है बेमतलब की। बट अच्छे और मैं कहूं बहुत बढ़िया कैंडिडेट होता है 3-3.5 लाख, और वहीं जेई में अगर बैठते हैं बच्चे तो 20 लाख के आसपास बैठते तो IIT वाले भी क्रैक कर सकते हैं NDA को? हाँ, क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल कैसे clear। होता है? मैं बताता हूँ, देख मान लो मैं
थोड़ा कैलकुलेशन सही करूं, मैथ्स पेपर 300 नंबर का, साइंस अकेली आती है 220 नंबर की, बस। और इंग्लिश आती है करीबन 200 नंबर की। तो 220 प्लस 200 420, हाँ जी। और मैथ्स हो गई 300, 420 प्लस 300 750 720। अब उसमें ये 350 400 नंबर भी नहीं आए तो भी एनडीए निकल जाएगा, एनडीए तो पास ही है मतलब। पास हो जाएगा। बट नॉर्मली जो आईआईटी निकालते हैं नॉर्मली वो मेरिट में सबसे नीचे आते हैं। जैसे एक बच्चा है अभी रिसेंटली रिकमेंड हुआ है, इसकी कहीं इसका पॉडकास्ट भी आया था, उसने आईआईटी निकाल रखी है पर वो मेरिट में एकदम नीचे से आया था, कुछ उसके 350 400 नंबर आए थे। वो आईआईटी से है। उसने आईआईटी के लिए तैयारी की थी, अब उसने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं, पर आईआईटी के साथ ये सारी तैयारी कैसे होगी? तो वो एकदम मेरिट में नीचे से है। ज्यादातर जो आईआईटी की तैयारी करते हो मेरिट में एकदम नीचे से आ, वो एक ही जनरल नॉलेज होने जरूरी है, मतलब तभी रैंक अच्छी आएगी। इसलिए मतलब कि हम कोई भी बेसिक चीज छोड़ नहीं सकते, हर एक चीज जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर हम रिटर्न के आगे चले तो रिटर्न बस रिटर्न पेपर ही एनडीए में होता है कि उसके आगे भी कुछ हो? पहली बात तो रिटन पेपर ना तुमने बहुत ऊपर से टच किया है। पहली बात तो ना दुनिया में अफवाह इतनी बड़ी है कि रिटन पेपर निकालना तो बहुत आसान है, ये बहुत बड़ी अफवाह है, गलत है। ठीक है ना, मेरा भी पहली बार में निकला था, मैं ईमानदारी से बताऊं। अगर आप इस पेपर को ढंग से समझे नहीं तो आपका ये पहली बार में निकल ही नहीं सकता, इतना हलवा नहीं है। ये बात मानता हूं, रिटन के बाद एक और एग्जाम होता है एसएसबी, जिसे मानते हैं कि रिटन तो बहुतों का निकल जाता है, एसएसबी बहुत कम का निकलता है, मैं मानता हूं ट्रू है। और ये पर रिटन तो निकलता, बताता हूं रिटन बहुतों का नहीं निकलता। तो 5 लाख में से सिर्फ 7 से लेके 8,000 बच्चे ही एनडीए का रिटन निकालते हैं। 5 लाख में से मान लो मैं 10,000 को डिवाइड करूं 5 लाख से, तो इसमें हो गई 4 और इसमें हो गई 5 और करीबन आपकी हो गई 0.1 के आसपास का बच्चा करीबन एनडीए का रिटर्न निकाल रहा, सोच रहा है। और उसमें से भी फिर आधे एसएसबी के लिए जाते हैं। फिर नहीं, आधे नहीं जाते, तो 10,000 बच्चे ही हैं एसएसबी के लिए करीबन, पर उसमें भी सेलेक्ट होते हैं 400, सिर्फ 400? सिर्फ 400 400 450, मतलब इतना ही नंबर पर 10 से 10,000 और कहाँ 400? होता है, खतरनाक है मामला। बट ये खतरनाक मामला उनके लिए ज्यादा है कि जो इसकी गहराई नहीं समझते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ही नहीं पता कुछ, ना रिटर्न पता, ना एसएसबी पता, कब एग्जाम होना है, कब फॉर्म भरना है, तो उसके लिए ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तो आज हम आपके पास आए कि आप हमें समझाएं। आप प्यारी प्यारी बातें करता है। चलो मुद्दे से भटकते हुए, सॉरी गलती हो गई, पर मुद्दे से भटकते हुए आप बताइए कि एसएसबी क्या है? देखिए यार, रिटर्न अगर मैं कहूं शेर का पिल्ला है तो एसएसबी पक्का शेर है, गुफा में बैठा शेर है। हाँ, वो गुफा में बैठा शेर है, और ऐसा शेर है कि उससे लड़ने की हिम्मत हर कोई, बब्बर शेर है भाई। कई लोग, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे हिसाब से हर चीज में अच्छा था, मतलब क्रिकेट में अच्छा था, फुटबॉल में अच्छा था, स्पीकिंग में अच्छा था, सब में अच्छा था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं करी एसएसबी देने की, क्योंकि इतने लोग रिजेक्ट हो जाते थे कि क्या बताऊं। मेरा एक दोस्त है आदित्य, मुझसे हमेशा ज्यादा नंबर लेकर आया, मैं हमेशा 70% लेकर आया, उसके आता है 85 90 95, वो भी एसएसबी देने नहीं गया। तो ये दोस्तों के नाम आपको दोस्तों ने सजेस्ट करे थे बोलने के लिए? नहीं यार, पूरे नाम नहीं डिक्लेयर किए ना, तो अभी मामला गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि यार एसएसबी ना बहुत लोग डरा देते हैं, क्योंकि ऐसा एसएसबी, मान ले तू ऑफिसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी में, तो एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे तू एनडीए से जा तो भी एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, सीडीएस एंट्री से जा तो भी एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, एसएसबी तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। और एसएसबी होता है 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस। 5 दिन, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब 5 दिन क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा हमारे, कि अगर हमने चलो रिटर्न भी क्लियर कर लिया, तो रिटर्न के बाद वो 5 दिन किस चीज के लिए? नहीं, पहले हमें जरा समझना पड़ेगा एसएसबी ऐसा क्या मांग लेता है कि लोग डरते हैं उससे। मुझे बता कि अभी इस कमरे में आग लग जाए तो तू क्या करेगा सबसे पहले? या तो मैं भागूंगा, हाँ, अगर नहीं भाग पाया तो कोई भी ऐसी चीज ढूंढूंगा जिससे अपनी जान बचे। बस तूने सोची अपनी, हाँ, तो तू फिट नहीं है फौज के लिए। क्या मैं नहीं बैठा यहाँ पर, भाई नहीं बैठा हमारा कैमरा वाला? सही बात है। तो फौज में जो एक बंदा अफसर होता ना, वो पूरे सबके लिए सोचता। बात समझ में आ रही है? ये अंतर होता है एक आम आदमी में और इंडियन आर्मी के ऑफिसर में। आर्मी के मतलब फौज का आदमी जो बॉर्डर पर बैठा है, वो सोच ले पहले मैं अपनी जान बचाऊं, फिर देश की सोचूंगा, तो बच ली जान, देश बच लिया। ऐसा तो अपने से पहले दूसरे। इसलिए आर्मी का मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले देश। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक पर्सनैलिटी का ट्रेट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो, चलो खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि मान लो ये सब तो चलो कुछ नहीं चला, मैं सडनली हार्ट अटैक आ जाता, अब क्या करता तू? सोच में हूं। अब ये होता है इनिशिएटिव। अब एक बंदा जो फौज में ज्वाइन कर रहा है,
उसकी ना जनरल अवेयरनेस ठीक होनी चाहिए। भाई हार्ट अटैक तेरे पापा को भी आ सकता, खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो ऐसा, पर आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल। तू तो यार कुछ नहीं कर पा रहा। सोच, बाद में पता लगे डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने पहले फर्स्ट एड दे दी होती तो आपके फादर बच जाते। आप क्या करता? इंसान को पता ही नहीं क्या करे, कर रहा है क्या? तो एक बच्चे की जो बेसिक अवेयरनेस होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फौज ज्वाइन करने के लिए। तो वो अवेयरनेस सिर्फ क्या अपनी नॉलेज है किताबों से ही? किताबों से देखो बहुत माइन्यूट आती है, और हर बच्चा तो किताबें पढ़ना पसंद भी नहीं करता। ठीक है ना। पर उसको नहीं, नैतिक जिम्मेदारी में आती है कि अगर मान लो किसी को कुछ हो जाए तो जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या करूं। क्लियर है? हाँ, छोटी चीज मैं आज की तारीख में कह दूं कि यार बिजली का बिल कितना आता तेरे घर का, तो बता सकता है? हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली अगर खुद भी कहूँ कि मेरे को खुद भी बुक में इंटरेस्ट नहीं है, पर दूसरों में लगता है कि इस चीज की जानकारी जानने में मुझे बिजली का बिल आता क्या है नहीं पता। अब देख, ये नैतिक जिम्मेदारी है। अब तुझे जब अपनी घर की समस्या ही नहीं पता, तूने घर की जिम्मेदारी क्या ली? मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा। सही बात। सही बात ना। तो ये चाह रहे कि एक ऐसा बच्चा मिले जिम्मेदारी ले सके, थोड़ी अवेयरनेस हो, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कैसे? क्या किसी को फर्स्ट एड देना है, दूसरा का भी पता होगा। हाँ, थोड़ा फर्स्ट एड कैसे देना है तो कैसे दे लूं मैं, किसी को जरूरत है तो कैसे मदद करूं मैं, और अपने से पहले दूसरे की सोचता हो। बात समझ आ रही है? ऐसा आदमी चाहिए फौज में, और ऐसा आदमी ना बहुत कम बचे। इसी चक्कर में ना शेर की गुफा में बैठा हुआ बब्बर शेर है, वो सबको दिया करता है हटाओ 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 हटाओ। आप ये समझ लो, मैं अपने टाइम में 2011 12 13 का टाइम है, बहुत लंबा समय। हाँ बहुत लंबा समय, 10 साल पुरानी बात। तब 10,000 ऑफिसर की कमी थी, और आज भी 10,000 ऑफिसर की कमी है। इसलिए एसएसबी को बब्बर शेर का, इसलिए बब्बर शेर कहा जाता है कि एसएसबी हर कोई निकला। एसएसबी में फिर अगर नहीं निकला तो आगे क्या क्या होता है? जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं या आगे जाते हैं तो उनके लिए क्या है फिर? वो आगे जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहली बात तो उनके लिए होता है मेडिकल। मेडिकल उन्हें पास करना होता है, करीबन 4 दिन से लेकर 15 दिन तक पहुंच चलता है। मेडिकल क्या मतलब? मतलब फिटनेस चेक की जाती है। जैसे मान लो आप फौज की भर्ती में गए तो आपको दौड़ना होता है, एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट देना होता है। हमारे यहाँ फिटनेस ऐसी नहीं चेक की जाती कि 5 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ जाओ। उनको चेक करना है कि हाथ पैर सब सही सलामत है कि नहीं है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, बोल पा रहा है कि नहीं बोल तो ज्यादा टूटा हुआ आदमी कर ले, बट कहने का सेंस मेरा वो ऐसा, मेरा मतलब ये है कि फिटनेस है पूरा, अंदर से फिट है बाहर से फिट है, तो वो बंदा मेडिकली फिट हो जाता है। फिर आखिरी चीज होती है मेरिट लिस्ट, मतलब रिटन के मार्क्स, एसएसबी के मार्क्स, दोनों को कंबाइन करके फाइनल एक लिस्ट बनाई, और उसमें जो सबसे ज्यादा है वो टॉप पर, और जो सबसे कम आया वो नीचे। मैंने ये भी सुना था कि एसएसबी में आपको अगर वहां 5 दिन रखा जा रहा है तो आपको वहां पे लोग बगा के नोटिस करता है, आपको कभी पता नहीं चलता कि वो लोग है कौन, ही हमारे बीच में रह रहे हैं जो। यार कई बार तो मैंने ऐसी भी चीजें सुनी है कि जैसे ही आप स्टेशन पे उतरते हो ना, वहां से ही आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। आपने सुना था कुछ? मैंने स्टेशन का तो नहीं सुना, आपने ऐसे सुना है इसके सुनने में आएंगे आपको भी कि कमरे में अगर हम रह रहे, कई बार होता है कि हमारे रूममेट्स ही हमारे निकल जाते हैं जो हमारे एसएसबी ले रहे होते हैं। ओहो, खतरनाक, बिल्कुल डेंजरस। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब इतना नहीं होता कि मतलब जिस कमरे में तुम्हें रुकवाया गया है वहीं में जासूस बिठा दिया, वो जासूस पता लगा रहा है वो इंसान है कैसा, और फिर बाद में पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। इसमें होता है, ये इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, साइक, जीटीओ, इंटरव्यू। साइक का काम होता है उसका मन पढ़ना, जीटीओ का काम होता है उसके रियल लाइफ एक्शन को देखना। ठीक है ना। और इंटरव्यू ऑफिसर का होता है कि वो जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि नहीं। उनको अगर बेसिकली थोड़ा डिटेल में समझे तो क्या समझेगी? मैं समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल मान ले अभी यहाँ पर टेरेस आ जाए इस कमरे में, हमें 3 बंदा एक आ गया, एक टेरेस मतलब चोर का आ गया। अब एक तरीका ये है कि मैं हम दोनों को या तीनों को ये कहूं कि भाई घबराने की बात नहीं, वो अकेला, हम उठ के उसे पीट देंगे। ठीक है, मैंने बोल तो दिया, मोटिवेट भी बड़ा अच्छा कर दिया, पर वो हुआ ही नहीं। मतलब मैंने क्या किया फिर उसके बाद कि तुम लोगों को तो भगा दिया, जाओ जाओ मारो उसे, मैं पीछे बैठ गया, हाँ आ रहा हूँ बैठो बैठो, तुम्हारे सपोर्ट में वही एलविज वाला भाई, एलविज वाला कि हाँ जाके तुम उसे मारो, मैं आ रहा हूँ, चलो तुम आगे चलो। तो ये चीज नहीं। अब मान लो सही हीरो क्या होता कि तुम्हें मोटिवेट किया, चल वो अकेला है, हम 3 हैं, तुम कैसे लेगा, और मैं आगे से लीड करूं, चलो 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 चलो, डरना नहीं है किसी को, चलो। तो मैंने बोलने में भी हिम्मत दिखाई, करने में भी हिम्मत दिखाई। तो एक लीडर, बेसिकली हमें एक लीडर चाहिए होता है जो सबको आगे लेके चले, खुद आगे इनिशिएटिव करे, और जब चले तो एग्जाम्पल सेटर बने। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चलो चलो मारते हो उसे, तुम 2 को तो आगे भेज दिया, मैं पीछे खड़ा हूं, तो मैं एग्जाम्पल का सेट कर रहा हूं। ऐसे तो हम अपने स्कूल में करते थे, लड़ने आ रहे हैं गल के, पर हम पीछे खुद रह गए अपने दोस्तों को। हाँ, तो ऐसे नहीं करना होता, उल्टा करना होता। ठीक है ना। तो इसमें आगे आप रहोगे, ऑफिसर क्या होता है ना, हमेशा आगे से लीड करता है,
ठीक है, आगे से लीड करने का ये है कि यार सबको पता है कि गोली लगेगी तो मौत होगी। अब ऑफिसर कह रहा है पहली गोली लगेगी तो किसे लगेगी? मुझे लगेगी। तो तुम्हें घबराने की बात क्या है? तू तो मेरे पीछे है, तुझे कौन सी गोली लग रही है? तो एग्जाम्पल सेटर का काम करते हैं कि पहली गोली खाई तो मैंने खाई, कि ऑफिसर हो तो ऐसा हो। ऐसा हो, और तुझे सिपाही ऐसा बनना है। मैं नहीं घबरा, तू जो घबरा रहा है। तो ये हमारा माइंड होगा एक हिसाब से। हाँ, जैसे एक बात है, मैं शायद भूल गया हूँ लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक का नाम। ऐसा था एक बार, क्या हुआ कि वैली होती है, मतलब कश्मीर वैली होती है ना, वहां पर क्या हुआ, मिलिट्री जो मिलिटेंट होते हैं उन्होंने हमला कर दिया और 4-5 सिपाही हमारे मारे गए। अब जब मारे गए तो क्या हुआ कि पूरी आर्मी की जो होती है ना यूनिट, उसमें खौफ आ गया कि ये जो साले आतंकवादी बड़े दहशत कर रहे हैं और ये छोड़ते नहीं है हरी वर्दी वालों को ना, हम लोग कश्मीर की तो लड़ाई कभी सॉल्व भी नहीं। अब जो भी है, अब वो सब में दहशत बन गई पूरी आर्मी यूनिट में कि भाई यहाँ पर आतंकवादी खतरनाक है, जैसे ही मिलता है ठोक देते हैं। ठीक है, अब अगर पूरी आर्मी में डर पैदा हो गया तो फिर वैली का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा? फिर समझ के देखो। तो अब जो जनरल रैंक का आदमी था उसने पता क्या कहा, मैं बंदूक की एक गोली नहीं चलाऊंगा, सबसे आगे मैं चलूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे घर सुरक्षित भेजना, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सुरक्षित घर भेजूंगा। कि तुम्हें आगे लेके मैं चल रहा हूँ और तुम्हें घर लेके मुझे जाना है। हाँ, और तुम मुझे घर लेके जाओगे। वो एग्जाम्पल सेटर बना कि बात या कुछ कि दूसरों को मोटिवेट कर रहा था इस हिसाब से कि मैं तुम्हारा मोटिवेशन हूँ। हाँ, तुम आगे बढ़ो हाँ, हमारे साथ। आप इसको टप टप मत करो वरना इसमें रिकॉर्ड हो जाए। कोई बात नहीं, अभी टप टप अगर आ रही हो तो भैया यही कर रहा था। तो आर्मी में क्या होता है कि वो, अगर आप सोच के देखो, उसने बहुत बड़े काम कर दिए। पहली बार जब उसने कहा कि तुम डरो मत, सबसे आगे मैं चलूंगा, बिना बंदूक के चलूंगा, तो उसने दिखाया कि डरने की बात है ही नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी, तुम्हारा काम है मुझे घर सही सलामत लेके जाना, और मेरा काम क्या है, तुम्हें सही घर सही सलामत लेके जाना। भरोसा दिलवाया। तो ये हमारे एक एसएसबी का सब रूल है। ये रूल है कि वो यही चेक करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल तू कल कोडर बना, कंप्यूटर का कोडर, तो तेरी स्किल क्या चेक करेगी? कोडिंग कि आती है कि नहीं आती है नहीं, वो चेक कर रहे हैं इंसान कितना बढ़िया है। बंदूक चलाना वो सिखा देंगे, भागना तुझे सिखा देंगे, चाकू चलाना सिखा देंगे, मारपीट करना सब सिखा देंगे, और इंसान अगर बढ़िया नहीं है तो गलत आदमी के हाथ में बंदूक चलेगी तो राक्षस आदमी वो भी आतंकवादी बन सकता है। सही बात। तो ये चेक करता है वो बेसिकली। इसे कहते हैं वो 15 OLQ। ये OLQ क्या मतलब? OLQ मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी, अफसर बनने लायक वाली खासियत। समझ। और ऐसी 15 खासियत होती है। तो हम अगर बढ़े आगे तो हमारा रिटर्न हो गया, हाँ, हमारा एसएसबी हो गया, हाँ। तो हमारा बस यही तो होगा कि अब आगे भी आएगा। देखो अब ना इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तैयारी बहुत लंबी होती है। जैसे मेरे खुद के लगे हैं 7-8 अटेम्प्ट, और मेरे एक जानने वाले दोस्त कह लीजिए या साथी कह लीजिए कि उनकी उम्र मेरे बराबर थी, उनके लगे 23 अटेम्प्ट। बहुत ही ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ज्यादातर आप सुनेंगे कि बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में सिलेक्ट हो जाता है। ज्यादातर ऐसे होता है चौथे, 5वें, 8वें, तीसरे ऐसे अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है। तो पहली बात तो ये समझना है कि इस खेल में जितना अच्छा आप इंसान जल्दी बन जाओगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। इंसान से क्या मतलब वो कि एक जो आपको पता है ना, जिम्मेदारी लेने वाला, एग्जाम्पल सेटर, आगे चलने वाला, भरोसा कर सकें जिसपे लोग, खुद से जिम्मेदारी लेता हो, समझ रखता हो, दूसरी बात मोटिवेट या जिम्मेदारी देने की वो रखे सब। हाँ। तो अगर ऐसे इंसान बन गए, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, होना नहीं है मुश्किल। भाई। आपने कभी ना कभी गुस्से में किसी को किसी ने कुछ कहा होगा, पर आपने एहसास किया कि जब आप कह देते हो वो आप मीन नहीं करते, पर कह के आपने उसके ज़हन में पूरी जिंदगी के लिए बिठा दिया। सोचेगा कि हाँ उसने कुछ कहा था और उसको दिल पे लगे, तूने कहा तो था ना। और गुस्से में जो बात निकली तो सारी दिल से निकली होती है, और वो कभी खुद को भी याद आएगी कि हाँ मैंने कहा था। ठीक है ना, बोलने वाले को खैर इतना बुरा नहीं लगता, सुनने वाले को ज्यादा बुरा लगता है। पर उस वक्त आप अपनी जुबान बंद करना सीख गए। जैसे गुस्सा मुझे भी आता है, इनको तो खैर खासकर पता है। मैं होता हूं, मैं भाग जाता हूं, मैं बात ही नहीं करता किसी से, क्योंकि मुझे पता है अगर उस वक्त मेरी जुबान से कुछ गलत निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उस वक्त नहीं निकलना चाहिए। मैं बात ही नहीं करता किसी से, ऑफिस से चला जाता हूं, मैं नीचे पानी पीने घूमने चला जाता हूं मैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है। गुस्सा हर किसी को आता है। एक टाइप से ये आपके कंट्रोलेशन है कि आप इस टाइप से अपने गुस्से को या किसी चीज को कंट्रोल। हाँ, ऑफिसर वो है जो एग्जांपल सेट करे। तो ये हमारे एसएसबी कंप्लीट, रिटन कंप्लीट, अब क्या इंटरव्यू इसी का पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू बड़ा खतरनाक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमारे ऐसे कैमरामैन करीबन 4.5 फीट की दूरी पे बैठा है, इतनी ही दूरी पे
वो बंदा बैठा होता है कैंडिडेट, तो देखो उसके हाथ पैर सिर सब दिख रहा होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तक भी देखते हैं वो, कहीं वो घबरा तो नहीं रहा, स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। जैसे भाई बंदा है वो ऐसे ही यूं करके बैठा हुआ है, तो रिलैक्स है कि भाई शूट चल रहा है, आगे मैं देख ही रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रिलैक्स है। सौरभ मेरी बात समझ रहा है। बॉडी लैंग्वेज पता लग गया है, अब तेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहा, अब मैं कंफर्टेबल हो चुका, अब पूछो सवाल में। अब दिक्कत नहीं है मुझे, अब तो पूरा फिट हुआ है। हाँ, अब सवाल पूछ सकता हूँ मैं। हाँ। तो ये होती है, तो बॉडी लैंग्वेज बताती है इंसान का कि यार इंसान की क्या है। अब जैसे झूठ बोल रहा होता ना, तो उसके हाथ ऐसे चलने लगते हैं या वो हकलाने लगता थोड़ा, तो पता लगा लेता है फट से। अब वो उम्र में ना बड़ा ऐसा होता है 45-50 का आदमी, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट में पहुंच चुका होता है वो आदमी, तो बहुत अनुभवी होता है। अब तेरे फादर की उम्र कितनी होगी? 45-50 के आसपास होगी इसी। अब इस उम्र का जो आदमी है उसको अनुभव नहीं हुआ, मेरे पापा वो तो कर्नल ब्रिगेडियर आदमी। मेरे पापा को देखते कहते हैं तेरे से ज्यादा रोए, किस दिन कुछ अगर सीक्रेट पकड़ता मिल गया 2 मिनट लगने की पता करने में। तो कोई अनुभव अनुभव, तो उनका अनुभव इतना है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जितना झूठ बोलोगे उतना ही फंस जाओगे वहां पर, सीधी बात ये है कहानी। तो साफ रहे और सफल रहे। साफ रहे, हाँ सफल रहे, तो नई लाइन बोले यार, मैंने सोची नहीं थी दिमाग। हाँ तो हमारा मतलब ये एनडी क्लियर हो अगर इतना हुआ। हाँ एनडीए के लिए इतने में, एनडीए के लिए तो आपका सिर्फ एनडीए ही होता है, अगर मेन कहूँ कि सिर्फ एनडीए एक पेपर है जरिया कि हम आगे भी कर सकते हैं? नहीं देखो, और भी मैं इसमें ना एक अधूरी बात बोली है। एग्जाम का नाम पता है क्या है? एनडीए एनए। एक क्या बोल पड़ा, थोड़ी इंटेलिजेंस की, सॉरी फोन बच पड़ा था हमारा, पता नहीं कैसे साइलेंट हमने करके होती रहती है जिंदगी की, लाइफ की ये रोल मतलब नियम है। जब आपके बीच में पढ़ाई के में गर्लफ्रेंड आ सकती है तो सर के तो तम भी फोन हो। ओ यार ठीक है ना। अब क्या था सीन? हाँ अब ना मैंने थोड़ा अधूरा बताया। अगर आप एग्जाम को देखो ना, एग्जाम का नाम खाली एनडीए नहीं है, एग्जाम का नाम है एनडीए एंड एनए। एनए क्या? एनए होता है नेवल एकेडमी। तो नेवल ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। एनडीए जब आप जाते हो तो आप बीएससी करते हो, बीए करते हो, और या बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हो डिग्री के लिए, ठीक है ना। एनडीए आपको एक डिग्री देता है 3 साल की, तो इनके लिए यही ग्रेजुएशन मतलब हाँ, यही की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है इनके पास, ठीक है ना। अब एनए क्या करता है? एनए स्पेशल होती है इंडियन नेवी के लिए, और वो 4 साल की डिग्री कराता है, और उसे कहते हैं बीटेक। बीटेक मतलब वही आईआईटी मतलब नहीं? आईआईटी की तरह आईआईटी बीटेक कराती है, वैसे ही नेवल एकेडमी बीटेक कराती है फिर वो। तो उसके आपका एनडीए करता है। हाँ, तो एनडीए अलग चीज हो गया और एनए अलग चीज हो गया, ठीक है। तो एनडीए में आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों होता है, पर एनए में खाली नेवी होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक होती है। तो अगर किसी को पता है कि मुझे नेवी में जाना है, नेवी से कुछ बनना है, हाँ। तो उसके लिए एनए बेनिफिट है या हमारा एनडीए? देखो दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, बट अब दोनों में से कोई एक का नाम लो तो देखो ऐसा होता है, बीटेक एक बड़ी डिग्री है, 4 साल की डिग्री है। तो मान लो खुदा ना खास्ता आपको कभी फौज छोड़नी पड़ी 14-15 साल बाद, तो आपके पास बीटेक की डिग्री प्लस डिफेंस में डिफेंस इक्विपमेंट की नॉलेज है, ठीक है ना, तो आप कहीं भी आराम से ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बढ़िया अनुभव रहता है। तो दोनों बढ़िया है हमारे लिए। हाँ बढ़िया है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने तो खाली बीए करा है, बैचलर इन आर्ट्स। पूछो क्यों? ऐसा होता है एनडीए में इतना रगड़ा लगता है, इतनी ठुकाई होती है वहां पर, मत जम के पिटाएंगे, जम के धैर 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 धैर। अब उसने कहा मैं भाई पढ़ाई करूं कि पिटाई खाऊं, तो पिटाई खाने के बाद पढ़ाई करने का टाइम तो बचता नहीं, तो पढ़ के सो जाऊं मैं। वही घर वाला बचपन में माँ से मार कहो, बाप से कहो, फिर कानून का। और वहां तो और गंदा सीन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी शायद तुझे नहीं पता होगी, ऐसा था कि नया मेजर साहब की कहानी है। उन्होंने कहा कि नए वो एनडीए में भर्ती हुए, ठीक है ना। तो पहले दिन कमांडेंट साहब आए कि किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे आके बताना, ठीक है। अब जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना, तो वैसे ही उनके हॉस्टल में कमांडेंट साहब आए। आने के बाद उन्होंने पूछा किसी को कोई दिक्कत, तो एक आदमी है नया रंगूट तेरे जैसा, कहा हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो उसने दिक्कत बताई, साहब ऐसा है कि जो हमारे सीनियर हैं, जब नाश्ता करने की बारी आई और चाय बिस्कुट मिले, ना हमें चाय मिली ना हमें बिस्कुट मिले, ठीक है ना। चाय बिस्कुट पे लड़ाई। चाय वो नाश्ता नहीं मिला, आप सोच तू नाश्ता करने के लिए बैठा हो सुबह सुबह, तुझे ना मिले नाश्ता, गुस्सा चाहिए, गुस्सा तो आएगी। और वही उसमें गुस्सा होना नहीं चाहिए। नहीं गुस्सा। अब उस बंदे ने बोल दिया, कमांडेंट ने कहा कि जेंटलमैन, सीनियर से कहा कि ये आपके जूनियर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने चाय बिस्कुट नहीं दिया है ना,
आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कमांडेंट अपनी मोटर बाइक मतलब बुलेट लेके वापस चला गया अपने घर। बुलेट का खत्म नहीं होना। हाँ, तो अब घर चला गया। अब घर जाने के बाद क्या हुआ, सीने ने दिया रगड़ा। जो सुबह की बची चाय थी वो उन्होंने सारी बाल्टी में थोड़ी थोड़ी डाल दी, और जितने जूनियर थे उनसे सबसे पहले पूरी की पूरी बाल्टी ले पी। चाय नहीं मिली थी ना तुझे, ये पूरी बाल्टी पी। अब पी तो और उसके बाद लाया रगड़ा। रगड़ा मतलब कि जो होती ना सड़क, सड़क पे बुलाटी खाओ, बस ये रगड़ा। और भाई साहब ये रगड़ा आसान नहीं होता, ये छिल जाता है, ये छिल जाता है, यहाँ पर सिर पे लगती है। तो रगड़ा में हमें सिर्फ रोली कराया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे गड्ढा खोदा और उसी के नीचे गड्ढे में तुम्हें बंद कर दिया। ये तो सर्कस वाला किस्सा हो गया, मौत के कुएं में जाना। नहीं, अब इसमें क्या होता है कि ये रगड़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फौज का, इसे घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने तो बहुत हाइप करके बता दिया, ये रगड़ा कहीं ना कहीं आपकी ना कैमराडरी बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तूने गलती करी, ठीक है, मुझे पता है तूने गलती करी। स्कूल में क्या होता है, एक बच्चा नहीं होता, मैं ये चीटिंग कर रहा है, खुंदक में क्या खुंदक में, है ना। अब उसमें क्या है, पता है इसने गलती करी है, पिटेंगे सब। गलती खाली इसने करी है, पिटेंगे सब। तो आप ये दोस्ती हो जाती है, भाई मैं तेरी बात छुपा रहा हूँ, आज के बाद मत करिए, किसी को बताइए, किसी को मत बताइए, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, तो फिर चुप रही हो, ठीक है। तो एक की गलती सब चुप हो रहे हैं, ये बनाता है कैमराडरी। मतलब ऐसी दोस्ती मुसीबत में भी साथ रहे, इसलिए ये बहुत फायदा देता है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो तो बहुत जरूरी होता है। जैसे आप आपके लिए 12 बजे सो गए तो 6 7 8 बजे उठते हो, वो सोने ही तुम्हें 2-3 घंटे देता है, 1 घंटे बच गई। कोई डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत तो चलता ही है, पर क्यों चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं ये। ओके, आई हो अब ना बजेगी। हाँ कंटिन्यू करिए। हाँ, तो फिर ये रगड़ा मिलता है, 2 कारण है। एक तो दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ता है, दोस्ती एकदम भाइयों वाली हो। दूसरा ये है कि आपको ना ये समझ में आ जाए कि किसी तरह कि आपकी बॉडी को जैसा आप चाहोगे वो वैसा ट्रेन हो जाए। तो आपकी बॉडी को एक टाइप से लोहा, हाँ लोहा बना देते हैं। एक मुझे आज भी याद है, मेरा हुआ नहीं था एनडीए, और मुझे जाना पड़ गया था पुणे ही पढ़ाई करने, और पुणे में ही एनडीए। तो मेरे जो डिपार्टमेंट के हेड थे वो एक बार आए और वो बता रहे थे कि हमारे कॉलेज में और एनडीए में फर्क क्या है। तो एक कर्नल साहब आए, उन्होंने बताया कि एक पाइप लिया और मान लो एक पाइप में एक छोटी सी बिल्ली डालो तो 3 साल बाद शेर निकलेगा, ये एनडीए। तो मैं एक चीज कहना भूल गया कि हम अगर वापस पुराने उस पाए तो मैं एसएसबी में पूछ रहा था कि एसएसबी सिर्फ एक जगह ही पुणे में ही है या हर जगह है ये? एसएसबी में मल्टीपल जगह है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक जगह कर देंगे और 10,000 बच्चे एक ही जगह पर आ गए, दिक्कत हो जाएगी ना। तो 10,000 बच्चे एक जगह पर ना आए, लोड ना बढ़े, तो इसको अलग अलग जगह कर दिया। जैसे एनडीए का एग्जाम का सेंटर जगह जगह होता है, तो ऐसे ही एसएसबी का सेंटर जगह जगह होता है। जैसे आर्मी का बताऊं तो इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, जलंधर हो गया, ठीक है ना, इन जगह होता है। तो इन सब के लिए एक इंस्टीट्यूट होंगे बेस्ट, कुछ ना कुछ। हाँ, एक तो तुम जहां बैठे हो वही है का इंस्टीट्यूट तो मेन है। हाँ, मतलब ऐसे और भी होते हैं इंस्टीट्यूट, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोच के थोड़ा चुनो, क्योंकि अगर वो आपको पर्सनली गाइडेंस नहीं दे रहे हैं तो ये समझ लो कि जर्नी बहुत ही टफ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिटन पे, आपकी एसएसबी में पर्सनल अटेंशन देना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ एक खास बात ये होती है, हम बोलते हैं 100% सिलेक्शन असिस्टेंस। इसका मतलब कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम साथ खड़े हैं। तुमको ना तो दोबारा फीस देनी, ना तुमको कुछ करना, तुमको बस कोशिश करनी है, कोशिश करते रहनी। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो गलती कमी होगी वो हम साथ खड़े हैं। अब हम इस बात की गारंटी लेके पाते हैं कि यहाँ जो बच्चा एडमिशन लेता है उसका पहले एडमिशन टेस्ट होता है, क्योंकि उसने हमारा बेसिक एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है, उसके बेसिक्स क्लियर हैं। तो अब हमें गारंटी कि हाँ ऐसे हम करा सकते हैं, मार के कराए, पीट के कराए, प्यार से कराए, वो हमारी हेड है। एनडीए में ऐसे ही बहुत आते हैं जो थक जाते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं हाँ। कि अब नहीं होगा मेरे बस की। तो और कुछ होते जो कर लेते, तो उनमें क्या बात करेंगे अगर कि इनसे होता, इनसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्या? यार एक बात बता, तूने कोई ना कोई चीज करके छोड़ी तो होगी कि बीच में छोड़ दी? क्यों छोड़ी? 2-3 कारण। एक तो मन उब गया, दूसरा कारण बहुत मुश्किल लग रही है, तीसरा कारण मजा नहीं आ रहा। सही बात। यही 3 कारण होते हैं किसी भी चीज को छोड़ने को, पाने के। भाई एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कल तूने एनडीए चूज किया, तो चूज तूने किया ना, मैंने कर, तो मेहनत करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। तुझसे किसी ने फोर्स किया एनडीए चूज करने के लिए? नहीं। तो जब तूने ही डिसाइड किया है तो तू मेहनत से काम चोरी कर कैसा सकता है? या तू चूज मत कर, सिंपल 12th कर, सिंपल ग्रेजुएशन कर, कहानी खत्म, आगे बढ़े, नौकरी वॉकरी देगा अपनी। सही। पर अगर तूने मुश्किल मतलब वो रास्ता चुना है तो मुश्किल रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी तेरी है, तू कैसे छोड़ सकता है?
आगे बढ़, पीछे मत। भाई सीधी बात है, मुश्किल राह तो तूने चुना, तुझे वो जिंदगी चाहिए, तो तुझे अगर वो जिंदगी चाहिए तो उसके लिए वैसा काम करना पड़ेगा ना। तो साफ सीधी बात, मेहनत आपके लिए जरूरी है। और मैं कहूँ कि ये भी कहते हैं कि हम अगर स्कूल में देखें तो स्कूल में एनसीसी आजकल बहुत हो गई, तो एनसीसी जरूरी है ऐसे लेने के लिए। देखो एनसीसी से बहुत फायदा बहुत है, जैसे एनडी में तो कोई फायदा नहीं है, पर मान लो आपका एनडी में नहीं होता है और आप ना 3 साल की ग्रेजुएशन करके चुकते हो, तो एनसीसी में चीज मिलती है, एनसीसी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट विद अल्फाबेट। अगर आप ये पास कर लेते हो तो आर्मी में से कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ना कास्ट का ना रिलीजन का, पर सी सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन होता है करीबन 10% का। इससे मान ले कट ऑफ आई तेरी एग्जाम की 140, वो तेरे लिए 140 नहीं होगी, वो तेरे लिए 14 नंबर कम होगी, मतलब 156, हाँ 126 नंबर की कट ऑफ हो गई कि कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेड। इससे एक और खास बात है, आप अगर रिटन ना दे के डायरेक्ट एसएसबी ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट इसमें एक बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जांपल आपने सीडीएस क्वालिफाई किया और उसके बाद ज्वाइन किया तो आप 30 साल सर्विस करोगे, 30 इयर्स, मतलब ब्रिगेडियर रैंक तक। वहीं अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके आर्मी ज्वाइन की तो सिर्फ 14 साल सर्विस करोगे, उसका आधा समय, और दैट मीन्स आप मेजर रैंक या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे आप रिटायर हो जाओगे विदाउट एनी पेंशन। उस आर्मी ही है जहां पेंशन मिलती है और कहीं पेंशन नहीं मिलती। उससे ज्यादा आपको कहीं पेंशन हमें सिर्फ आर्मी में ही मिलेगी। हाँ, नेवी और एयरफोर्स में नहीं, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स समझता भी ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। ठीक है, कोई बात। हाँ, तो आगे बढ़े तो ये सीडीएस और ये पेपर्स क्या होंगे अगर एनडीए नहीं दे पाया कुछ, हाँ। तो सीडीएस क्या है? अगर एनडीए नहीं हो पाता है तो दूसरा फौज मौका देती है उन्हें ज्वाइन करने का ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, वो था सीडीएस। तो ये 12वीं से पहले या नहीं, 12वीं के बाद नहीं होते? बात नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही, कॉलेज खत्म होने के बाद ही होता है। सीडीएस क्या अगर जानना चाहें? जैसे एनडीए यूरो में नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो सीडीएस होती है कंबाइंड डिफेंस, ओ सॉरी मैं तो भूल गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है ना। आप जैसे एनडीए तो प्रॉपर एक एकेडमी का नाम था, सीडीएस एकेडमी का नाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस में अगर आपने आर्मी क्वालिफाई किया तो आप जाते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, क्लियर है। आपने नेवी क्वालिफाई किया तो जाते हो इंडियन नेवल एकेडमी। तो सीडीएस भी डिवाइडेड है हर एक उसमें? अब सीडीएस 3 चीजों में डिवाइड है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। और मान लो आप इसमें ना सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। अगर आप कहते हो मैं मैथ्स नहीं देना चाहता तो कहते हैं सिर्फ हम 14 साल की नौकरी देंगे, और उसको कहते हैं वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो की होती है चेन्नई में। तो टोटल 4 एकेडमी हो गई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। और अगर आप मैथ्स का पेपर नहीं देना चाहते ग्रेजुएशन के बाद तो आपके लिए होती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। और सीडीएस एनडीए दोनों में गर्ल्स ज्वाइन कर सकती है, पर याद रखना गर्ल्स की सीटें बहुत कम होती है। गर्ल्स की सीटें होती हैं अराउंड, एनडीए में होती है 25-27 और सीडीएस में होती है 14-15। थोड़ा गर्ल्स के लिए मुश्किल हो जाता, बॉयज के लिए ज्यादा है बेनिफिट है? बहुत ज्यादा। गर्ल्स बॉयज के लिए बहुत आसान है ज्वाइन करना, बहुत आसान, इजी पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है। भाई तेरी सीटें हैं एनडीए में मात्र 25 है, तू गर्ल है तो लड़की, तेरा सपना हो भी सकता है ना भी हो, समझ। 25 लड़कियां पूरे देश में, बहुत बड़ी बात है, 100 करोड़ की बात है हमारे देश की। और एनडीए में 400 बच्चे, 350-400 बच्चे, बॉयज ही बॉयज, बड़ी बात। मुश्किल पड़ जाता होगा कोई तो। वही है जिसने हिम्मत हार दी नहीं। अब एक है यहाँ पर, पता नहीं फोटो लगी कि नहीं लगी, यहाँ पर एक लड़की है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है हमारे यहाँ, 2020-2021 की है। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर आप जुनूनी हो तो आप हो जाता, कोई बात नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1, 7, 11 ये सब देखी हमने। पर वो बच्चे ऐसे थे कि मैं जो देता था पढ़ने के लिए करते थे, पिटाई खाई जो भी खाई, पर कर लिया उन्होंने कि वही मेहनत करो, डरो मत, आगे बढ़ो। हाँ, डरे तो मामला खत्म है वहां पर। मैं बात करूं तो अगर कि आर्मी हो गई हमारी एनडीए से या किससे भी, अगर आगे चले तो आर्मी है हमारी, नेवी है हमारी, एयरफोर्स है, ये भी डिवाइड होंगे कि आर्मी में भी कई पोस्ट होंगी हमारी, नेवी में भी कई पोस्ट, या एयरफोर्स में भी होंगी। एक आती है आईएमए, जो बहुत बच्चे चाहते हैं कि हमें इसमें जाना है, इसमें जाना है, तो है क्या ही। देख ऐसा होता है कि जैसे आप 12th करने के बाद तो आप एनडी में गए, सीडीएस क्वालिफाई करने के बाद जो आर्मी की एकेडमी है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जैसे बच्चा है स्कूल, अब जब पैदा होने के कुछ सालों बाद कहाँ जाएगा? स्कूल। तो अगर तूने सीडीएस एग्जाम निकाल लिया तो कहाँ जाएगा? एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वो एक तरह से आर्मी का स्कूल है जो तुम्हें 1.5 साल तैयारी कराता, रगड़ा देता है। तो उससे सीडीएस से ही होता है? वो उससे सीडीएस से होता है, किसी और से हो ही नहीं सकता। नहीं, एक और एंट्री पर मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, वरना फिर अभी हम कहीं और पहुंच जाएंगे, कोई अपनी दिशा भटक जाएंगे। दिशा भटक जाएगी हमारी। अच्छा, अब आगे सवाल करता हूँ
देख यार, सबसे पहली बात एक और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा था जिसमें सारी ऑफिसर वाली कोर थी इसमें, पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। पूछ क्यों? क्यों? सॉरी कोर थी। देख, मतलब वो एग्जाम्पल सेटर भी है, आगे आके काम करता है, वो सर आता नहीं है, दूसरों के बारे में सोचता है। कि कॉन्फिडेंस हाई, घबराना नहीं। हाँ, टॉपर भी सब है। स्पोर्ट्स भी खेलता था, सब चीजों में बढ़िया था वो लड़का। तो देखने में भी स्मार्ट हुआ क्यों नहीं? सिर्फ एक कारण, क्या? उसको ना ये क्लियर नहीं था कि उसे फौज ज्वाइन करनी है कि नहीं। उसको तो ये बताया गया था कि फौज मुश्किल एग्जाम है, तुझसे नहीं निकलेगा। वो इस जोश में आया और फौज वालों ने पकड़ लिया कि अगर मैंने हमने से सेलेक्ट भी कर लिया तो ये छोड़ देगा, मन हट जाएगा इसका। तो इस चक्कर में उन्होंने लिया नहीं। अगर आपका फौज में मोटिवेशन क्लियर नहीं है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, ये सवाल आपसे पूछेंगे 110%। इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा और आप इसका जवाब ढंग से नहीं दे पाए तो ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन 110% नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन फिक्स्ड है हर बार? फिक्स्ड है, हर बार आता है। तो इसका क्या जवाब दे सकते हैं? अगर देखो यार, इसका जवाब ना जो एनडीए वाला बच्चा है उसको सबसे पहले देना चाहिए कि वो से पूछेगा व्हाई डू वांट टू जॉइन एनडीए। सो आई वांट टू जॉइन एनडीए बिकॉज आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, अब आपने कहा मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, देन पूछेगा व्हाई एयरफोर्स, व्हाई नॉट नेवी, व्हाई नॉट आर्मी। तो एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा है तो एयरफोर्स में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। अगर वो मोटिवेटेड है तो उस प्लेन के नाम नहीं पता होंगे? पता होने चाहिए, सब पता होने चाहिए। अब मान लो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है तो उसे दुश्मनों के प्लेन का भी पता होगा कि पाकिस्तान क्या उड़ाता है, चाइना क्या उड़ाता है, कि दुश्मन से लेकर हर एक चीज का नाम जानकारी पूरी होगी। अब ऐसा बच्चा देखिएगा क्लियरिटी है, क्योंकि यार जैसे जिस तरह से मैं तुझे एनडीए का माहौल बताया वहां तो मार पिटाई ठोकाई सब हो रही है। वही जैसे एक क्लास में मैम के स्टूडेंट होते थे, सब जानकारी रखते क्या क्या चल रहा है पूरी। हाँ, क्या चल रहा है। अब सोच, जिस बच्चे की वहां पर एकेडमी जाकर खूब पिटाई हो रही है और जो बचपन से, अब क्या है, जब मैं तुझे पढ़ाता हूँ तो मुझसे आधा कहता है कि साहब मारते क्यों? मैं कहता हूँ मार नहीं सकता यार, मैं क्या करूं, मैं तो खुद अफसोस हूँ, मार नहीं सकता मैं। अब मुझे आज समझ नहीं, मार नहीं सकते, स्कूल में छोड़ते नहीं, यहाँ मारते नहीं। हाँ, तो हम मार नहीं सकते, कानून नहीं है, एक रूल है। पर आर्मी में खूब मारते हैं, खून निकल जाता है, पर छोड़ते नहीं हो। अब सोचो ऐसे माहौल में ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी एकेडमी छोड़ दी थी, इतना कूटा गया था उसे। सोच रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 ने छोड़ दी एकेडमी, मुश्किल पड़ गया। तो ऐसा दम टूट गया, अंदर से दम टूट गया। तो ये होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए मोटिवेशन, मुझे क्यों ज्वाइन करनी है। अगर वो क्लियर नहीं है वो लेंगे ही नहीं, किसी तरह नहीं लेंगे। घबराना नहीं है। वो शर्ट लगा देते हैं, पता है एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने इंटरव्यू हो गया, साइकोलॉजिस्ट वाला हो गया, जीटीओ, एक लास्ट होता है कॉन्फ्रेंस। जिन जिन ऑफिसर ने तुम्हें टेस्ट किया है ना, वो एक गोलाई में ऐसे बैठे होते हैं, ऐसी टेबल होती है जैसे इंटरव्यू, और उसमें अलग डिफरेंस है। वो बिल्कुल समझ लो, आखिरी फैसला कर रहे हैं इस लड़के को लेना है कि नहीं लेना। आखिरी बार फैसला कर रहे हैं तो सारे ऑफिसर एक साथ बैठ जाएंगे। उससे पहले अलग अलग होते हैं, उससे पहले अलग अलग होता है, किसी को पता नहीं होता। लास्ट टाइम वो जैसे भाई हमारा सामने बैठा ना, ऐसे ही बैठे होंगे सारे ऑफिसर, इसी टेबल पे ऐसे ही बैठे होंगे चारों ओर, और आखिरी बार देख के फैसला करेंगे ऐसा लेना है कि लेना। और वहां सबके ओपिनियन लगूंगी, वहां के सबके ओपिनियन सेम होते हैं, खास बात है, डिफर होता है। मान लो 2 ऑफिसर ने कह दिया कि ये बंदा बढ़िया फिट है सिलेक्शन के लिए, और एक ऑफिसर ने कह दिया नहीं, तो इस बात पर शर्त तक लगा लेते हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूं कि अगर मैं गलत हो जाऊं इस लड़के के बारे में, नौकरी छोड़ दूंगा, ऐसे तो बोल देता हूं। छोड़ देते हैं। नहीं, कहने सच्ची बात बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना सच में लड़े जाते हैं कि ये नहीं लेना। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं तो अपने बाप के औलाद प्रूव कर अब मुश्किल काम हो गया ना। सेम बात वर्दी पे आ जाती है कि अगर तूने वर्दी कमाई है तो प्रूव कर अपनी बात। समझ कैसे कमाई? हाँ, क्या करा था? हाँ, मेहनत क्या करी? जब तू ना कह रहा है उस आदमी को तो प्रूव कर, वरना नौकरी छोड़। ऐसे लड़ जाते हैं भाई साहब एक बंदे के पीछे इतना, क्योंकि एक बंदा सिलेक्ट हो गया, पूरी जिंदगी उसे आप नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते। सरकारी नौकरी में उसे रिजाइन कराना नामुमकिन के बराबर है, हो ही नहीं सकता। सस्पेंड हो सकता है, निकाला जा सकता। इतना वो, हाँ, तो किसी भी हालत में गलत आदमी को आने नहीं देते। वो अपनी वर्दी पे आ जाएंगे कि भैया शर्त लगा रहा हूं अपनी वर्दी की कि ये बंदे में ये खराबी है। जैसे एक में खराबी निकलती है हनी ट्रैप, ये लड़की के चक्कर में फंस जाएगा लड़का। यहाँ तो सारे हमारे जनता जनार्दन सब ऐसी हैं। वैसे ये तो जब ऐसा होता है मामला तो वो नहीं लेते। तो भाई इन चक्करों मत पड़ना। हाँ, तो ऐसा, हाँ कुछ पूछ रहे थे, मैंने टोक दिया। हाँ, तो मैं पूछना चाहता, जैसे पहले मेरी जब मैं गाइडेंस नहीं मिली थी मैं सर की, मैं सच बताऊं तो मेरी गाइडेंस थी कि मर्चेंट नेवी कर। अच्छा, पर मुझे सर ने बताया कि ऐसे होता है कि इसमें ये होता है, तो मैंने
ध्यान से बैठ के कुछ देर अपना कहते हैं ना टाइम देके लो, अपना टाइम दो। तो मैंने सोचा, अपने आप को देखा कि मैं इंडियन आर्मी में मर्चेंट नेवी एयरफोर्स मैंने सुनी है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि एक एयरफोर्स हो गई हमारी और ये मर्चेंट नेवी एयरफोर्स, तो ये क्या है दोनों? मर्चेंट नेवी एयरफोर्स कुछ नहीं होती। मर्चेंट नेवी होती है, मैंने गलत बोल दिया। हाँ मर्चेंट नेवी होती है एक पे खाली सिविल क्या था उसे, सिविल एयरलाइंस होती है, जैसे पायलट नहीं होते जो डोमेस्टिक प्लेन चलाते हैं वो। तो अब मर्चेंट नेवी क्या होती है? मर्चेंट नेवी मतलब ट्रक, समुद्र के ट्रक, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। पर क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं तो पढ़ा लिखा कैप्टन चाहिए होता है, मतलब पढ़ा लिखा बढ़िया ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है ना। वही हमारे अगर यहाँ ट्रक चला है तो वहां शिप है, हो गया। वहां शिप है। हाँ पर तनख्वाह का बहुत अंतर है, मतलब यहाँ का ट्रक वाला शायद 30 से लेके 50,000 कमाता होगा, वहां पर तुम्हारी तनख्वाह 2 से लेके 3 लाख रुपए होती है। और एक बात भी करे तो यहाँ तो सबको ये भी रहता है कि हम आर्मी में जाएं तो वहाँ हमारी तनख्वाह अलग, नेवी में जाएं वहां अलग, और एयरफोर्स में जाएं वहां अलग। देखो थोड़ा बहुत तो अंतर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बन जाओ कमांडो और मैं नहीं बना कमांडो, मेरे को तो ज्वाइन करनी थी आर्ट करी, तो कमांडो की तनख्वाह होगी ज्यादा। क्यों? कमांडो का खतरा है ज्यादा, वो हमेशा दुश्मन के इलाके में ही रहता है, तो उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है कि उसका खतरा ज्यादा है। मेरे में खतरा है नहीं, मैं तो दुश्मन के इलाके में हूं नहीं, अपने इलाके में से गोले बारूद कर रहा हूँ, क्या एक खतरा है। हाँ अब मान लो एयरफोर्स का फाइटर पायलट है तो प्लेन क्रैश भी तो हो सकता है, आपने सुने होंगे प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसका खतरा, और कहीं ज्यादा बचते भी नहीं है वो कहीं होगा। एक होती है कि हमारी नॉर्मली ग्राउंड पे ही एयरफोर्स होती है, एक होती है जो हमारी शिप्स भी एयरफोर्स होती है। हाँ देखो ये ना सबसे बढ़िया, अगर किसी को फाइटर पायलट बनना है तो बेस्ट तरीका ये है आप नेवी से फाइटर पायलट बने। जैसे किसी भी आम जनता को क्या पता होगा फाइटर पायलट बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लो। पर फाइटर प्लेन्स नेवी पे भी होते हैं, हमारे पास होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां पर जहाज पे हवाई जहाज उतरता है और वहीं से उतर जाता है, वहीं से उड़ जाता है, मतलब तो वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें पहली बात तो इस बात की गारंटी होती है कि आप ऑफिसर बनेंगे ही बनेंगे। मतलब मान लो आपने चूज किया मुझे फाइटर पायलट बनना है, तो एयरफोर्स कहती है पहले तू एग्जाम दे फाइटर पायलट का, फिर ऑफिसर बनियो। वही नेवी कहती है पहले तू ऑफिसर बन जा नेवी का, उसके बाद तेरे को ऑप्ट करना है फाइटर पायलट, तो फाइटर पायलट बन गए। तो उसके लिए फिर उन्हें आगे तैयारी कराते हैं वही लोग। हाँ वही लोग कराते हैं, तो हर एक चीज सिखाना सब एयरफोर्स भी खुद ही सिखाता है, और एयरफोर्स से पहले एग्जाम ले लेता है, उसको कहते हैं CAPSS, ठीक है ना। और वो क्या होता है, एनडीए का आपने अटेंड दिया, आपने टिक किया एयरफोर्स, तो जब SSB देने जाओगे और SSB निकल जाएगा तो पहले ही टेस्ट ले लेंगे वो CAPSS का। तो मतलब एयरफोर्स में पहले आपको टेस्ट होगा, पर एनडीए में ये होगा कि पहले आपको नेवी में पहले आपको ज्वाइन कराएंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे। तो नेवी में अगर ज्वाइन होगा तो परमानेंट ही है वो तो परमानेंट ही है, फिक्स हो गया कि अब तो ऑफिसर तो है ही, पायलट बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात। तो नेवी में जाने के लिए वो रिटन टेस्ट पर वो तो देने ही पड़ेंगे। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं। मेरा रिटन एग्जाम के सोच रहा लड्डू मिल रहा खाने को, लाइन बढ़िया लग रही है, रिटन एग्जाम नहीं देना। हाँ लगता तो है कि बिना मेहनत की अपना मेहनत भी करो, नहीं भी पर निकल जाए, हर एक चीज मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी पर चाहिए, कुछ को नहीं मिल पाती। यार देख मैं बताऊं ये जो दुनिया है ना, मतलब मुझे ना पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं ईमानदारी से बताऊं कि जहां तो बच्चों को पसंद नहीं होती होती ही किसे है, ठीक है ना। बट यार ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ शायद बहुत कम लोगों को अभी समझ में आए। अगर तुमने किसी चीज को पाने की चाह रखी है तो उसकी मेहनत करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, जुड़ जाओ उसके पीछे। हाँ मतलब अगर तुमने ही जिम्मेदारी नहीं ली उस चीज की तो वो क्यों ही मिलेगी। भाई तूने कहा कि मुझे ना वर्ल्ड चैंपियन बनना है रेस कार ड्राइविंग में, तो रेस कार ड्राइविंग में तुम्हें 200-300 की स्पीड पर गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये तुमने चूज किया ना। और 200-300 की स्पीड में हाँ भाई खतरा है कि मौत भी हो सकती है, क्लियर है। अब वहीं गाड़ी चलाते हो तुम सड़क पे 30-40 पे आराम से घर पहुंचते हो, घर से वापस आते हो, उसमें कोई खतरा नहीं है, तुम जिंदगी आराम की चला सकते हो कि 12th करी, ग्रेजुएशन करी, नौकरी करी। पर यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन ये भी है कि तुम 200-300 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो और बेस्ट ड्राइवर करना। लड़की को लेकर गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है, पर जिंदगी की गाड़ी चलाने में दिक्कत है। किसकी गाड़ी? जिंदगी की। हाँ जिंदगी की गाड़ी, वो भी हाई स्पीड पे चलती ही नहीं, संभलती नहीं, क्योंकि यार 300 की गाड़ी अगर चलाऊंगा तो भाई दिक्कत आएगी ना, मौत खड़ी सामने। वहीं अगर 300 की गाड़ी में अगर तुम्हें समझ गए कब ब्रेक मारना है, कब घुमानी है गाड़ी, लाइफ बहुत आसान है, फिर तो मजे ही मजे। तो मतलब एनडीए अच्छी चीज है हमारे लिए, मतलब जाना कि आर्मी फोर्स कोई सोचता नहीं क्या करना है, कोई तो जैसे कुछ होता है कि हमारे लिए जाते हैं कि हमें देश की रक्षा करनी है, हाँ। कुछ होता है कि अपने बस पर्पस चले गए, हमें जाना है। हाँ। तो इनमें फर्क है
हाँ बहुत फर्क है। देखो पहली बात तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए कि यार देश की सेवा करना भी अगर इंसान की उसमें नहीं है तो वो पहली बात तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। अगर देश के लिए सेवा करने का बिल्कुल मन नहीं है तो पहली बात तो वो एसएसबी में हमारा हाँ वो निकल जाएगा। दूसरी बात अगर उसने ये बात की क्लियरिटी ली नहीं कि उसकी लाइफ कैसी होगी तो भी उसको वो फिर अनसेटिस्फाई होकर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे पता है मैं जैसे ही आर्मी ज्वाइन करूंगा तो मेरी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, तनख्वाह 1 लाख के करीब बना रही है, नंबर 1 मेडिकल, ठीक है ना, मेरा मेरे बाप का मेरे आने वाले बच्चों का, किसी को 1 रुपया नहीं देना, चाहे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, कैंसर का हो, एड्स का हो, कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ भी हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट का ऑपरेशन है, 1 पैसा नहीं देना और देश के बेहतरीन डॉक्टर इलाज करेंगे। ये फायदा है, ये फायदा है मेडिकल का। ठीक, दूसरा सैलरी मिल रही है, तीसरा मिलता पेंशन, पेंशन मैंने बताया। ठीक, चौथी बात मान ले तेरे को कल IIT IIM करना पड़ा, मन है तेरा IITM को, अबे IIM होता है MBA की टॉप कॉलेज देश का, IIT होता है बीटेक का टॉप कॉलेज। कल तुझे इनसे पढ़ाई करने का मन करे तो इंडियन आर्मी कहती है हमारा रिजर्वेशन है कि हम तुम्हें प्रोवाइड करा, हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये बात तय है कि तनख्वाह वक्त के साथ अपने आप बढ़ेगी, तुम्हें सोचना नहीं। अब मान ले कल आज तू 12th कर ले, मामा घर में खुदा ना व्यवस्था कोई दिक्कत आ जाए बहुत बड़ी, अब पैसे कहां से लाएगा? सही बात, नहीं कहां से लाएगा, है कोई तरीका? सोचना पड़ेगा। फौज के लिए तुम्हें पैसे के बारे में कभी नहीं सोचना। तू आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, तेरी तनख्वाह 3.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होगी महीने की। चीफ ऑफ आर्मी मतलब देश का सबसे ऊंचा आदमी फौज का, उसकी तनख्वाह इतनी होगी। तुझे कुछ नहीं करना। पर होता है कुछ सोचते हैं जिनके घर में या कह दो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारी या कुछ प्रॉब्लम होता है, वो मन में बैठा देते हैं कि पैसे नहीं, ये प्रॉब्लम है, अगर हम कोशिश भी करें तो पैसों की कारण नहीं कर पाएंगे। देखो इसमें पहली बात तो पैसे का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो सरकार NDA ज्वाइन करने के बाद तुम्हें 50,000 रुपए उल्टा देती है, लेती नहीं देती है। थोड़े बहुत खर्चा होता है, ठीक है ना, कि भाई रहने वहने का या वो यूनिफॉर्म का, पर इतना नहीं होता। उल्टा 50,000 रुपए तुम्हें देती है। और वही तुम जब तुम पता है ऑफिसर बन जाओगे, तुम्हारे सीने पे ना चांदी की बेल्ट लगी होगी, चांदी की, पता उसकी कीमत कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए। तू 1.5 लाख रुपए की बेल्ट पहन सकता आज कितना नहीं हूँ? सोने ना पहनते थे सोने के रेट हाई हो गया। तो भाई 1.5 लाख रुपए की बेल्ट लगी हुई यहाँ पर, 1.5 लाख की। वो सोच, वो उम्मीद, वो सोच रहा है, वो चाहिए एक हाँ। हस्बा। अब तू कल कॉर्पोरेट में नौकरी कर ले, ठीक है ना, तू कल कश्मीर गया, तुझे कौन सैल्यूट कर रहा है? पर तू कश्मीर गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी मतलब देश के आखिरी कोने तक हर इंसान तुझे सैल्यूट करेगा। इज्जत की नौकरी है, इतनी इज्जत किसे। हाँ, और एक बार मैं किसी मतलब प्रोफेशन को छोटा नहीं कहता, ज्यादातर पुलिस की इज्जत नहीं होती, पर पूरे देश में आर्मी जितनी इज्जत है वो शायद कहीं और नहीं होगी। ये भी कहते हैं कि वो तो ये तो सिर्फ अंदर ही सेवा कर रहे हैं, पर वो तो बाहर सेवा। हाँ। और मतलब मस्त है लाइफ, सब सही, बहुत बेहतरीन, मजे ही मजे। ये कहेगा एक बार ज्वाइन करने के बाद कि अगले जन्म में भी तो बनूंगा तो फौजी होने कि है कि बस अपना मोटिव ना खो, हार्ड ना समझो। हाँ, अगर मुश्किल मान लिया फिर तुम क्यों ही आए हो भाई? तुमने ही फैसला किया ना फौज ज्वाइन करने का। क्या तुम्हें किसी ने कहा कि तू ज्वाइन कर? नहीं ना, तूने किया है फैसला, तो तू ही तो मेहनत करेगा, तेरी जिम्मेदारी है। जो करेगा मेहनत तुझे ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता, ना माँ बाप, ना दोस्त, ना टीचर, तुझे ही करनी है। यहाँ पर आएगा बस मार पीट के करा देंगे, कैसे भी करना तो पड़ेगी। घर वाले पीटते हैं, वहां वो पीट रहे, खत्म बात। बस ये कि घबराओ मत, घबराना, आगे बढ़ो। हाँ बस। अच्छा, IIT बेस्ट है कि NDA? ये नहीं पूछा तूने, पूछ लेते हैं। हाँ, तो IIT होती है बीटेक। अब कहते हैं IIT के बाद पैकेज लगता है 1 करोड़ का, बीटेक और NDA करने के बाद पैकेज लगता है 12 लाख का। तो 1 करोड़ 12 लाख, तो वो 12 लाख मंथ होते हैं और 1 करोड़ हमारे 1 करोड़ होते हैं साल के उसके। हाँ। हर महीने कुछ मिलेंगे, तो 1 करोड़ का मतलब हो गया 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच में करीबन महीने के मिलते हैं। और इसमें मिलने 1 लाख रुपए महीना। तो बताओ NDA बढ़िया हुआ कि IIT? अब देखो मान लो पैसे का प्योर लालच है कि मुझे पैसे का ही लालच है, जिंदगी में पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, तो IIT जाते हो। अब तुम्हें चाहिए सम्मान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और तुम्हें जब 10 जगह जाऊं तो लोग मुझे एज अ रोल मॉडल देखें भी, ठीक है, और 10 जगह इज्जत भी हो कि माँ बाप कहे मेरा लड़का फौज में है। पर सीधे से सीधा इंसान भी चाहता है कि उसकी सैलरी अगर उसे वहां 7.5 लाख मिल रही है और यहीं उसे 2-1 लाख, तो ज्यादातर 7.5 लाख या कितना सीधा सीधा इंसान। हाँ भाई, अगर मान लो मैं बोला ना कि देश प्रेम नहीं है तो फौज ज्वाइन नहीं करेगा ना, सीधी बात है भाई। 1-1.5 लाख तुझे आज महीने का मिल रहा है, तो तुझे बता दुनिया की ऐसी कौन सी चीजें तुझे आराम से नहीं मिल सकती?
आईफोन खरीदे तो आईफोन खरीद ले, ठीक है, ठीक गाड़ी तू खरीद लेगा। मैंने माना तू मर्सिडीज या रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता, रोल्स रॉयस तो 1 करोड़ वाला भी नहीं खरीद सकता खैर अभी, ठीक है ना, बट या तू बहुत डिसेंट लाइफ जी रहा होगा, घर बढ़िया होगा, 4 BHK तो 4 कमरों वाला बढ़िया घर, महल वाला घर तुझे सरकार दे रही है, कुछ तुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं। पर ये प्रोफेशनल देश से प्यार करता है। अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछूं तो आप क्या सुनते हैं हमारे उसके मोटिव पे कि 7.5 लाख या पैसे से अगर अलग भी जाए, अगर आपको सरकार की सब वो चीज मिल जाए तब क्या चुनोगे? मैं तो फौज आज मुझसे कह दे कोई कि ये सब कुछ बंद करा कर फौज ज्वाइन करने का दोबारा मौका मिला, फौज ज्वाइन कर। सर आपको क्यों नहीं हो पा? अगर मेरी कहानी खैर कभी किसी दिन लंबी बात करेंगे, क्योंकि हाल जब ऐसा होता है ना, किसी के इंसान की कहानी में का सक्सेस नहीं होती ना, तो फेलियर का कारण ना थोड़ा सा वेग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेहनत सब मिलते हैं पर हर किसी के नसीब में नहीं होता। या मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नसीब में नहीं होता, कई बार होते हैं कि वो आसमान को छू कर आ जाते हैं, पर छूने के बाद आसमान नहीं मिलता, ठीक है ना, तो कुछ होते हैं कारण। खैर मेरे कारण अलग है, हर इंसान के कितना फेलियर, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे कभी 70-80% आई हो तो बताने में मजा नहीं आता होगा, नहीं आता, ठीक है। अब तू क्लास का टॉपर ही है, ठीक है ना, पर सेक्शन है ABCDE, उसमें तू टॉपर है ही नहीं, तो तू कभी बताएगा कि मैं ओवरऑल टॉपर नहीं हूं? मैं सिर्फ क्लास का क्लास का टॉपर इतना ही बताएगा, और वो भी अपनी क्लास में, अपनी क्लास का, ठीक है। अब मान ले तू टॉपर बना 75% पे, अब बताएगा कि दूसरे स्कूल का जो टॉपर है 95 पे, तू 75 पे, वो साला 95 वाला कहे मेरे यहाँ पर 25-30 रैंक आए, तुम्हें बताओ हाँ तू काम है। हाँ तू हाँ। तो फेलियर के साथ क्या होता है, कहानी छुप जाती है, ठीक है ना। तो फेलियर की कहानी ऐसी होती है कि हर इंसान सुनने को तैयार, ठीक है ना। जब उसको सक्सेस मिल जाती है तो फिर हर कोई सुनना ही चाहता है। तो हम कहें इसकी तैयारी हम 11th से करनी है 10th? 11 से बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल तू मेरे पास आए तो मैं 11 से तैयारी शुरू करवाऊंगा, 12th में भी तैयारी कराऊंगा, दोनों साल तैयारी कराऊंगा। पर मेरा नियम क्या होगा, क्योंकि तू मेरे पास आया, मैं 11th में ही 12th की तैयारी करा दूं, 11th में ही 12th की तैयारी करा दूं, जिससे 12th में मुझे एक प्रेफरेंस मिल जाए कि इतना मुझे आता ही है, इतना ही आता है, और 12th में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और 12th में अच्छे नंबर आने का एक बहुत बड़ा फायदा है, 85% मार्क्स। अगर तू 85% मार्क्स ले आता है तो तुझे एक एंट्री मिलती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये क्या हो? ये होता है एनडीए की तरह, इसमें तुम्हें रिटन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। तुम फौज में अफसर बनोगे पर बिना रिटन एग्जाम दिए। इसमें वाला कि सैनिक आपको नीचे रखेंगे, वो ना बराबर फुल फोर्स के साथ, फुल ईमानदारी। एनडीए में जो लेफ्टिनेंट होगा और जो टीएस होगा बराबर होगा, इनफैक्ट थोड़ा ऊंचा होगा, सीनियोरिटी मिलती है। इतना फायदा होता इतना फायदा क्या है टीएस में, 85% मार्क्स पीसी में लेकर आने। दूसरी खास बात यह है कि आपको हर हाल में जेई का जो एग्जाम है उसमें प्रेजेंट होना है, और मिनिमम 40 परसेंटाइल आनी है। 40 परसेंटाइल मतलब 40% से मार्क पास हुआ है क्लास 11th में, इतना। ये पेपर अलग होगा 11th का कैसे भाई जो आपका 12th के परसेंटेज है वो तो है ही, जैसे आपके 10th के होते हैं। फिर एक जेई का फॉर्म आता है, जो आईआईटी नहीं होता, आईआईटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो आईआईटी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अब पेपर दो 40% लियाओ, बस बहुत कम नंबर होते हैं ना के बराबर। अगर आपने 12th ढंग से पढ़ी तो हम निकाल लोगे, इतना लियाओ, डायरेक्ट एसएसबी आ जाती है। तो जो मेरे पास बच्चा आता है मैं उसको दोनों की तैयारी करता हूँ, एनडीए की भी और टीएस की। किसी भी तरह से ऑफिसर बन जाए बस वो, लगन और मेहनत उसका कहा। वो ये नहीं कह सकता सर मैं थक गया, सर बहुत पैनिक हो रहा है, सर बहुत दुख हो रहा है, सर मुझसे नहीं हो रहा, सर मैं छोड़ना। जब आया है तो कर, आया है तो फैसला कर। छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। छोड़ने का फायदा क्या, मतलब तू जिंदगी में छोड़ के जिंदगी में क्या ही पालेगा। कल तू आज कहते मैं 10th नहीं कर रहा, फिर कल कहते मैं कुछ ये नहीं कर रहा, क्यों बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर फायदा क्या, तो ना पाया क्या जिंदगी में। ये आसान है कि आज आ गई कल दूसरी आ जाएगी, पर लाइफ कमी नहीं आने की। हाँ लाइफ नहीं आने की, ये है बात। तो ये चैलेंज है, चैलेंज ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतना ही काफी रहता है, समझ लो इसमें। हाँ इसमें मैंने सभी चीज, अगर स्टार्टिंग के लिए कहीं किसी बच्चे को स्टार्ट करना तो स्टार्ट के लिए इतना काफी है बस। स्टार्ट के लिए पहला काम पीसीएम के बाद तैयारी चूज कर लो, और हो सके एक चीज होता है कि आप नॉन रेगुलर स्कूल अटेंडी बन जाओ। नॉन रेगुलर स्कूल अटेंडी क्या होता है कि आप स्कूल नहीं जा रहे, घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, या किसी इंस्टीट्यूशन में तैयारी कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा आता है, हमारे यहाँ ही स्कूलिंग करता है, हमारे यहाँ ही तैयारी करता है, तो उसे स्कूल की टेंशन लेनी। हम 11th में ही 12th की पढ़ाई भी करा देते हैं, जिससे उसका मल्टीपल टाइम रिविजन हो। और सोचो 11th में 11th का भी पढ़ रहा है, 12th का भी पढ़ रहा है, तो सोचो कितना मेहनत लग रही होगी उसे। वो एक क्लास ज्यादा पढ़ रहा है तो मेहनत बहुत लगती है, बट इतना पक्का हो जाता है कि एक इंसान को महसूस होता है कि हाँ यार मैंने कुछ ठोक के जीता। सर ये काफी होता है, कोई सोचता है कि
कि 4-4 घंटे लग रहे हो, उतना ही काफी है, कि 12 घंटे करो तब। देखो यार एक बात, देख 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 कौन है। हाँ कौन है? इतनी देर से बात कर रहे, कहाँ है? आज मम्मी। अच्छा आंटी है। नमस्ते आंटी जी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आई होप इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा हो, पर कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी। वो थी कि बुक्स, डिटेल बुक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, और भी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो सिलेबस कवर करने के लिए चाहिए वो कौन सी किताब है? पहली किताब आपको चाहिए क्लास 9-10 की एनसीईआरटी, जो आपको चाहिए ही होगी। दूसरी किताब आपको चाहिए क्लास 10 की, ये 9 की थी आपकी पहली वाली, और दूसरी वाली आपकी होगी क्लास 10 की। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि पहले लॉजिकल सब्जेक्ट्स याद करो, क्योंकि उनमें रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आपको चाहिए क्लास 11th की ज्योग्राफी वाली किताब। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने लॉजिकल सब्जेक्ट कवर कर लिए, लास्ट एक लॉजिकल सब्जेक्ट बचता है हमारे पास, पॉलिटी। क्लास 11 की पॉलिटी किताब, अगर ये आपने कर लिया तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, जो है 200 मार्क्स, ठीक है, 220 मार्क्स एग्जैक्टली बोलूं। फिर ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा है, और फिर पॉलिटी का सबसे ज्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री की 3 किताबें हैं, इसका नाम है थीम, बुक का नाम ही थीम है, थीम 2 और थीम 3। ये तीनों किताबें आपको करनी पड़ेंगी, पतली पतली किताबें हैं, आराम से हो जाएंगी, ठीक। लास्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट आपको उठाना ही नहीं है, इससे से मात्र एक क्वेश्चन आता है, तो आप पूरा का पूरा ये किताब स्किप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि यार ये अलग अलग किताबें पढ़ने की जगह मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिल जाए, तो मैं कहूंगा एक किताब आती है अग्रवाल पब्लिकेशन। ये बहुत लिमिटेड छापते हैं, और ये बहुत ही जल्दी स्टॉक से गायब हो जाती है, आपको मार्केट में भी आसानी से नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर कि अगर आपको चाहिए कि यार सब कुछ एक ही में कवर हो जाए, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा, इसके ना मॉक टेस्ट आते हैं। इसके मॉक टेस्ट की खास बात मैं एक बात देखिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको कॉपी पेस्ट मिल सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट करो। सेकेंडली मुझे इसमें एक और अच्छी बात मिली कि जैसे एग्जैक्टली पेपर होता है ना, वैसा ये एक टेस्ट पेपर भी देते हैं, वो जरूर आपको करना है। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा, आंसर शीट आएगी, उसको प्रैक्टिस करो। एक भी गोला अगर आपने गलत भर दिया, एग्जाम खत्म। ये शीट बहुत बच्चों ने खराब भरते हैं, और ये एग्जाम मतलब बर्बाद कर देता है, आपका एक अटेम्प्ट खराब करता है। प्लीज प्रैक्टिस इन ओमार शीट, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पॉडकास्ट। सो यार आपने देख लिया होगा, एकदम से पूरा सेटअप बदल गया, भाई ने एकदम कपड़े बदल ली, ठीक है, मेरे कपड़े बदल गए, और सब कुछ लूट गया हमारा। कि लूटने का कारण क्या है, एक तो हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस हमारे ऑफिस में उस टाइम रात के 8-9 बज रहे थे मैक्सिमम, है ना। मेहमान आ गए थे, और वो मेहमान अनएक्सपेक्टेड थे, जो मिस कॉल नहीं था, सोचा नहीं था। आपने देखिए ना, मिस कॉल 1 पे डेंजर लिखा रहा था, मिस कॉल 2 पे डेंजर लिखा हो रहा था, और एकदम से भूचाल आ गया। वो भूचाल यही था, ठीक है ना। वो भूचाल के बारे में हम पर्सनल बातें तो हम बात नहीं करेंगे, बट फाइनली सक्सेसफुली भैया हमें 2 महीने बाद मिल गया, सर्दियां खत्म होने के बाद, ठीक है। तो अब भैया कहानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहानी में हमारी क्या चली थी भाई कहानी, कि वही एनडी की तैयारी अब कैसे शुरुआत करनी है 11th में आने के बाद, ठीक है। जाने बताइए, पूछिए आपको क्या करना। तो हमने भी पूछा था कि एनडीए होता है, एनडीए चालू हुआ, 11 से करो, पीसीएम लो, एसएसबी होता है, रिटर्न होता है। पर अगर किसी का जैसे बेसिकली पूछो, बच्चों का क्लियर नहीं होता, एनडीए ले तो ली, क्लियर नहीं हो, क्या करें आज? ओके, पहली बात तो इतना गलत नहीं सोचना। पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि एनडीए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। 100% निकल जाए, पहले ये सोच लें। हाँ, पहले वर्स्ट सिचुएशन के बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है ना। 100% निकलने के लिए पहला कारण तो ये है कि 11-12 की एनसीईआरटी खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारी जगह एनडीए दे रहा होता, तो मेरी ये शर्त होती है, मेरी जिद होती, यदि मुझे एनडीए निकालना है तो मुझे समझना पड़ेगा एनडीए का एग्जाम होता कब है। एनडीए का एग्जाम होता है साल में 2 बार, एक होता है अप्रैल में और एक होता है सितंबर में। तो जब आप पहला एग्जाम दोगे तो आप दे सकते हो 12th के साथ सितंबर महीने में, मतलब ऐसे अभी चल रहा है साल 2025, ठीक है ना। तो अगर मैं अभी 11th में हूं तो अगले साल 2026 में मैं 12th में आऊंगा, और जब सितंबर 2026 होगा तब मैं पहली बार एनडीए एग्जाम दे सकता हूं। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है कि मेरी उम्र 16 साल से लेकर 18 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं 17 साल का हूं मैं दे सकता हूं, मैं 16.5 साल का हूं मैं दे सकता हूं, मैं 17.5 साल का हूं दे सकता हूं, पर अगर मैं 12वीं में ही 19 साल का हूं तो मैं नहीं दे सकता।
क्लियर है? तो एक तो कंडीशन ही होगी। दूसरा कंडीशन ये है, सितंबर एग्जाम के बाद अगला मैं एग्जाम एनडीए का दे सकता हूँ अप्रैल में। पक्का कौन सा अप्रैल? अप्रैल 2027, जब मेरे बोर्ड के पेपर खत्म होंगे ना, उसके 10 दिन बाद ये एग्जाम होगा फिर करीबन, ठीक है ना। तो 2 बार मैं साल में एग्जाम दे सकता हूँ, सितंबर एंड अप्रैल। कंडीशन अप्लाई, 18 साल से उम्र कम होनी चाहिए और 16 साल से ज्यादा, ठीक है। नाउ जिसके एडवांटेज होगा मतलब मेनली बहुत कम बच्चों पर एडवांटेज होता है, ज्यादातर बच्चे 18 साल की उम्र के हो चुके होते हैं 12th में। आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे एडमिशन ही तब लेते हैं जब हो चुके होते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए एक तो ये भी एक रीजन है कि कंपटीशन काफी कम हो जाता है, बहुत कम बच्चे अपेयर करने वाले हैं। तो शायद पूरी क्लास में अगर फॉर्म भरने की इच्छा 50 लोग रख रहे हैं तो फॉर्म भर ही खाली 10 पाएंगे। मैक्सिमम लोग 17.5-18 के हो चुके होते हैं, टाइम ही नहीं होते थे। टाइम नहीं होता। नाउ अब सवाल ये आता है कि अगर मेरा सितंबर 2026 में पेपर है तो मेरी तैयारी कब तक खत्म हो जानी चाहिए? सोच के देख, सितंबर 2026 में तेरे 12th का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अभी 6 महीने बाद एग्जाम बोर्ड के होंगे, पर सितंबर 2026 में जो एग्जाम इंडिया का होने जा रहा है उसमें तो 12th का सिलेबस भी आएगा। प्रिपरेशन तुम्हें पूरी चाहिए। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अप्रैल 2026 जब मैं 12th पे घुसने वाला होता, उस वक्त तक मैं क्या कर लेता? 11-12 तक का मैथ्स खत्म कर लेता। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं खत्म हो सकती, नहीं हो सकता। मैथ्स खत्म होनी है। मैथ्स खत्म होने पे इतना फोकस क्यों देता? क्योंकि जो मैथ्स का वेटेज है वो 300 नंबर का। और आई थिंक मुझे अगर एक जादू करना हो तो मैं शायद लाइट बंद कर दूं तो मेरी शक्ल ज्यादा अच्छी आएगी। देखिए सर, है कि नहीं है? तो नहीं है, नहीं चलो कोई बात नहीं, आई थिंक ये होना चाहिए था। तो एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ओनर आई हैव दिस पावर कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो लाइट की तरफ देख के वो बोला, मैंने देख के कैमरे की तरफ बोलना था। ऐसा कंफ्यूजन होता रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए बुक्स क्या मतलब कि जो तुम 11th में तुम्हें 12th के भी पढ़ना है, हाँ। बच्चे नहीं पढ़ पाते कि आज के टाइम में नहीं रहा हो, तो क्या करें? अरे देखो, आज के टाइम में क्या, मेरे टाइम में भी नहीं रहता था, मेरे बाप के टाइम में भी नहीं रहता था, जो हमारे कैमरामैन भाई हैं उनकी टाइम में नहीं रहता था। तो वो टाइम तो पढ़ने वाला था किसी का रहता नहीं है, इच्छाएं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और, जैसे फॉर एग्जांपल एक गलती और होती है कि हर बच्चा जब मैथ्स के बारे में आता है ना, जैसे 11th-12th में आएगा, में सुनने आएगा एनसीईआरटी तो करनी है, आरएसएवाल भी करनी है और आरटी भी करनी है, कंपलसरी होगी, ये कंपलसरी हो गया। अब 3 किताबें खत्म करना मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल, आम बच्चे के लिए नहीं है। जो बहुत ही अच्छा हो पढ़ाई में, तोड़ फोड़ आदमी हो, उसकी बात अलग है, आम बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं। तो मेरे हिसाब से उसे 2 किताब रखनी चाहिए। एक तो एनसीईआरटी कंपलसरी, और याद बता दूं 11th में आते ही मैथ्स की सब्जेक्ट की 2 किताब हो जाएंगी, साइंस की सब्जेक्ट की 2 किताब, मतलब 2 फिजिक्स की 2 केमिस्ट्री की। तो उसमें कंटेंट ज्यादा हो जाता है, मतलब पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मतलब कम से कम वो जो मैथ की 2 किताब आएंगी 11th की, वो भी कंप्लीट करनी है, वो खत्म करनी है, प्लस आरएस सवाल तो मिनिमम खत्म करनी चाहिए 11th की। हाँ, और अगर कोई कहता है, जैसे कोई ना कोई ट्यूशन टीचर या कहीं कोई मम्मी पापा को वीडियो दिखा रहा होगा, तो कहेंगे नहीं नहीं आरडी शर्मा अच्छी होती है, तो आप ठीक है, आप आरडी कर लो, आरडी बहुत मोटी होती है, पर आर सवाल छोड़ दो फिर। ये दोनों एक साथ नहीं, हाँ, दोनों एक साथ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, मतलब ये झूठ है। और अगर जो कह रहा है। उनकी बात करें कि हाँ जो बच्चे हैं कि कर लेंगे, तो उसके अलावा क्या आप उसकी प्रिपरेशन करें कि 26 में देखो यार देना है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। मैंने एक जगह ट्यूशन पढ़ता था, उसके फादर थे पीसीएस ऑफिसर, एक होता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस से जस्ट नीचे एक रैंक होती है पीसीएस। तो पीसीएस ऑफिसर रैंक अपनी बेटी को सोच के देखो 9th क्लास में क्या करा रहा होगा, एनी गेस? कि वो बन सके आईएएस से, वो आईएएस वाईएएस बन सके, बताओ क्या करा रहा होगा? 11th से 12th की पढ़ाई। हाँ, वो 10th की पढ़ाई 8th में खत्म कर चुकी, 11th की कर रही है, 9th की भी 9th की खत्म कर ही चुकी है, वो टॉपर है वो स्कूल में। क्लियर है? तो मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चे को 11 अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए कि 11th की पढ़ाई और 12th की पढ़ाई 1 साल में खत्म हो जानी चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए 30 अप्रैल 2026। क्लियर है? जो आज से 5 साल बाद भी वीडियो देखना तो भी ये फॉर्मेट सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात आती है कि हमने मैथ्स की बात कर ली, अब आते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। बाकी सब्जेक्ट्स में आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो साइंस का वेटेज होता है वो 220 नंबर का होता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है? इस बात पे बहुत ध्यान दें। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इंग्लिश सब्जेक्ट, उसका होता है 200 मार्क्स का वेटेज। इंग्लिश की तैयारी पे, ग्रामर पे एक बार को फोकस ना करें, पर न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें, जो आपको निहायती बोरिंग बर्बाद वाली लगती है। पर सोच के देखो, जिन्हें सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है अगर वही कर गए तो उसका सिलेक्शन हो जाता।
जो आपकी ग्रामेटिकल है चीज की बेसिंग वो कर देती है कंफर्म। मतलब इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक किताब मैं आपको देता हूँ, विन योर इनर बैटल, डोरिस है ऑथर का नाम, वहां से पढ़ना शुरू करना। फिर एक किताब है नाम भूल गया, शायद डू योर वर्क है या डू इट वर्क है, ऐसे करके नाम भूल गया मैं, यहाँ स्क्रीन पे डलवा दूंगा, वो किताब पढ़ना। तो आपका ना जो बेस अंग्रेजी का है वो काफी अच्छा हो जाएगा। फिर एक तीसरी किताब आप बताता हूँ, वो है वर्ड पावर में अंग्रेजी। उससे जो आपकी वोकैबुलरी होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे आसान तरीका वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का, ठीक है ना, मतलब बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत तगड़ी, काफी सारे एग्जाम निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये 3 किताबें तो अंग्रेजी की पढ़नी कंपलसरी है, जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। और कोशिश करो ये जो तीनों बातें मैंने बोली हैं कि आप मैथ्स प्लस इंग्लिश अप्रैल 2026 तक खत्म कर लें। 11-12 की जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपने 11th में खत्म करी, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12th में 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी है? वो तो आप कि आपको 26 में देना है या 27 में बोर्ड खत्म करने के बाद। देखो यहाँ पर भी एक खेल है, अगर जिसका सितंबर 2026 का पेपर खराब होगा ना, ये तैयारी नहीं हो पाई, तो उसका अप्रैल 2027 का पेपर भी खराब होगा। अब पूछो क्यों? ऐसा है कि सितंबर 2026 तक जिसका 12th तक की तैयारी हो चुकी, ठीक है, तो उसकी अप्रैल के लिए भी रेडी है तैयारी। पर जिसकी सितंबर 2026 तक तैयारी, मतलब 12th तक की पढ़ाई खत्म नहीं हुई, वो बंदा फंस गया। कैसे? सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में प्री बोर्ड आ जाएंगे, और प्री बोर्ड में फंस जाएगा। प्री बोर्ड से जैसे ही फ्री होगा तो प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे। अभी आप जस्ट 10 से आए हैं, जैसे मैं भी आया हूं, फिर प्रैक्टिकल जैसे खत्म होंगे तो फिर एक फाइनल प्री बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम्स के बाद 10 दिन बाद आपका एंड हो जाएगा। आप बता तैयारी कब करेंगे? लग गई लंका। तो 11th के एक साल में आपको करीबन अपनी मैथ्स और एनडीए की तैयारी तो स्टार्ट करनी है। हाँ कंप्लीट, वरना लंका लग जाएगी। अब इसमें एक और बात, अगर मान लो मैं तैयारी करा था अपने छोटे भाई बहन की, तो मैं ना उसे तैयारी कराता हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की अप्रैल मई जून में। क्यों? एक तो अप्रैल मई जून में छुट्टियां होती हैं, जल्दी होगी। हाँ, तो टाइम बहुत है, ठीक है, ये है कारण। और ये रेगुलर स्कूल वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, जो रेगुलर स्कूल जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स मानेंगे नहीं, नहीं मानता। जैसे एक कर्नल है, कर्नल राजीव भरमन, उन्होंने किसी वीडियो में ये बात कही थी कि बच्चे को ना डमी या मतलब ऐसा नहीं कराना चाहिए कि वो स्कूल ना जाए, वरना उसका ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगा 11th-12th का। मैं इससे ना बहुत मतलब नहीं इंस्पायर नहीं हूँ, मतलब मैं एग्री नहीं करता हूँ पूरी तरह से। मैं ये बात नहीं कह रहा कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है ना। मैं ये बात कहता हूँ अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथनेस हो जाएगी। और जहां तक मेरा मानना है, स्कूल में ना टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, पीरियड्स नहीं हो रहे, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस ज्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, वो बच्चे अलग करते हैं, अलग कर देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद कर्नल राजीव भरमन, मतलब मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सही आदमी है वो, सही कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, पर क्योंकि मैं अभी यूथ की एज से जस्ट निकला हूँ तो मुझे अंदाजा ज्यादा है कि भाई लाइफ कैसे, कोई ना हर चीज का सब्जेक्टिव अलग होता है। हाँ हाँ, उनका मानना अलग होगा, तो ये है तन। तो इस तरह से मेरे हिसाब से एनडी दे रही चाहिए। अच्छा, ये बात भी सही है, पर मैं अगर आगे बढ़ूँ, भगवान ना करे कि बच्चे के एनडीए पेपर नहीं निकले, हाँ। मैं चाहूँ सबका निकले। और क्या डर है जो ये लेके बैठा है एनडीए का ना निकले तो क्या, ऐसा क्या डर है? मतलब मैं पहली बार ऐसा डर देख रहा हूँ, क्या डर है ये? अपने आप पे होता है कि ट्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं आ रहा यार? ये ट्रस्ट तो बहुत जरूरी है। मान ले एनडी ग्रेजुएशन के बाद भी ना निकले, अब क्या करेगा? तो ये भी सवाल पूछे मेरे से, ऐसा ग्रेजुएशन के बाद ही निकला सर, तब क्या करना चाहिए बंदे को? ये भी सवाल पूछ ले। फिर कहते ग्रेजुएशन के बाद की जो एग्जाम था वो भी नहीं निकला सर, तब क्या करना चाहिए? ये भी सवाल पूछ लो फिर आप, कि वो है ना कि क्या करे फिर आगे। हाँ वही तो है, क्यों पूछना चाह रहे हो आप ये सवाल? ऐसा जिंदगी का अंत नहीं होगा फिर कभी? रेयर केस तो होते हैं ना ऐसी बहुत, कि एक होता है नहीं कि एक ना दो बच्चे की हाँ बाई चांस किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए, आप अगर एज अ विजनरी सोच के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि यार मुझे ना रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हर एक चीज पता हो, हर एक चीज पता हो, तो आप बहुत सही करो। पर अगर आपके मन में डर है, खौफ है, जो कि मेरे हिसाब से 10th के बाद आए हुए बहुत बच्चों में होता है, कई कारण है, फाइनेंशियली हो सकता है, या खुद पे विश्वास नहीं होता, मैं कर सकता हूँ, ऐसे विश्वास होते हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि एक बच्चे को ये बात समझनी चाहिए कि यार डर अपने मन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर डर ने जगह बना ली तो कुछ काम नहीं हो सकता। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो, ठीक है ना।
और विजनरी आप जैसे कह रहे हो कि मुझे रोड मैप क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा आता है, वो कहता है मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, कुछ और नहीं करना, और खुदा ना खास्ता मेरा ना हो पाए। उसने मुझे क्यों बोला खुदा ना खास्ता ना हो पाए? क्योंकि उसमें 10th में वो 45% से पास हुआ, 50% से पास हुआ, कि वेटेज एवरेज बहुत कम है। हाँ मतलब पढ़ाई नहीं वैसे ही बहुत खराब है। तो उसने क्या कहा, उसने रियलिस्टिक कहा कि भैया देखो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाता चला भी जाऊं तो 11th-12th में भी बस मैं पास ही हो पाऊं, पर मैंने नियम बांध दिया कि हाँ मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है, और एक दिन ऐसा होगा कि मैं एकेडमिक्स जो पढ़ाई है उसमें बहुत अच्छा लेवल ऊपर कर लूंगा, तब मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस वाली बात है, उसने अपने आप को समझा मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो आप अपने पहले मन से डर हटाओ। मैं जवाब दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जवाब दूंगा ऐसा विजनरी सोच कर। तो मान लीजिए आपका इंडिया नहीं निकलता है, तो आप ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में मेनली आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं जो मेजरली सब लोग यूज करते हैं अगर आर्मी ज्वाइन करना है। पहला होता है बीए, कि हमने सिंपल बीए कर ली, हिस्ट्री कॉमर्स से कर ली, ठीक है ना, और बीए के साथ में बीकॉम भी डालना चाहूंगा, ठीक है ना, कि आपने कॉमर्स साइड से कर ली। इससे ना तो आपको नौकरी लगती है और ना ही इससे आपको कोई फायदा होता है। बीए बीकॉम वालों को क्या करना पड़ता है, मास्टर करनी पड़ती है इस चीज के लिए। हाँ, अगर नौकरी पानी है तो, और मास्टर के बाद ही पीएचडी, तब जाके मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर, 5 साल, और फिर करीबन 5 साल और पीएचडी, तो 5 पास करीबन 10 साल हो गए, तो वही गए। और 10 साल बाद फिर उसकी तनख्वाह ठीक लग जाती है, पर शर्त यही कि पीएचडी अच्छी जगह से करिए, जैसे IIM, IIT, तो इंस्टीट्यूट एक अच्छे लेवल को। हाँ अच्छे लेवल का, तभी उसको मतलब नौकरी। जैसे मेरा भाई है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो MBA के टॉपेस्ट कॉलेज है, फाइनेस्ट, उस कॉलेज में जाके प्रोफेसर है। लेवल अप, लेवल बहुत है, तो लेवल 10 की सैलरी ले रहा है, और लेवल 10 की सैलरी होती है 2 लाख 1.5 लाख ऐसी, तो बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है। प्लस घर भी ले रहा है 4 BHK का, 4 BHK। पता है कितने लोग रहते हैं 4 BHK में? अकेला आदमी, अकेला आदमी रहता है। सोचो कहाँ ले लेगा, एक किचन का काम हुआ, एक टॉयलेट का काम हुआ, एक कमरे का काम होगा, खत्म। बाकी 3 कमरे करके आ रहा है आदमी, सही बात ले रहा है, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये कहानी है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बीए बीकॉम करने का कारण क्या होता है, जो मेजरली आपने सुने भी होंगे करते हैं वो, उसका कारण ये होता है कि जो बीए होती है 3 साल की होती है, तो आपके अटेम्प्ट ज्यादा मिल जाते हैं आपको सीडीएस देने ज्यादा। हाँ, मान लो आप कम उम्र में ग्रेजुएशन कर गए तो सीडीएस जल्दी दे सकते हो, ये कारण है। सीडीएस एक एनडी की तरह ही एग्जाम होता है, सीडीएस भी ड्यूरेशन के बाद होता है। हाँ। दूसरा तरीका जो होता है, जो मेरा फेवरेट है, वो है बीटेक कर लो, और बीटेक भी करो आईटी से। करने को आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, पर आईटी से करो। अब बीटेक करने के बाद आपको सीडीएस देने को तो मिलेगा, पर एज कम्पेयर टू बीए बीकॉम हमको 2 अटेम्प्ट कम मिलेंगे, क्योंकि वो 3 साल में खत्म कर रहे हैं और आप 4 साल जाएगा। हाँ, सीडीएस अटेम्प्ट में, खाली सीडीएस अटेम्प्ट में, बट नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे बीटेक वाले को सीडीएस के अलावा 4 एंट्रीज और मिलती हैं, वो एफकेट भी दे सकता है, वो सीडीएस तो है ही उसके पास, तो एसएससी पेपर हो गए, हाँ अलग अलग, एसएससी टेक दे सकता है डायरेक्टली। बीटेक मान, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम बताया, टेक्निकल एंट्री स्कीम, उससे क्या होता है, डायरेक्ट बीटेक करता है आर्मी में। अब आर्मी कह रही तुमने बाहर से बीटेक किया है, उस बीटेक को हम डायरेक्टली एसएससी टेक एंट्री से हम आगे ले लेंगे, तुम अपनी जो इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो हमें दे दो। दूसरा होता है टीजीसी, वो भी एक होता है। दूसरा होता है इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, ठीक है ना, मैं एग्जाम का नाम भूल गया, बट बहुत सारे होते हैं, पर हाँ, पर मैं बताता हूँ क्लियरली कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे। इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, उसमें भी डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और होता है, वो आर्मी नहीं होती एग्जैक्टली, पर वो आर्मी का एक ना सिस्टर हो गया, वो होता है CAPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो उसमें आप BSF, ITBP वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें BA BCom वाला भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग सोचते हैं, एक होता है लॉयर, मान लो आप लॉयर बन गए तो एक एंट्री मिलती है आपको जैक्ड। अगर आप लॉ के थ्रू गए तो सीडीएस आपकी खत्म हो जाएगी, सीडीएस आपको देने का मौका मिलेगा क्योंकि आपकी एज खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। और जो आपका बाकी एग्जाम जैसे टेक टीजीसी बोले वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये एक दिक्कत रहती है। तो मतलब मेनली अगर कोई नहीं भी कर पाया तो बीटेक करे मेनली। हाँ, बीटेक करे। अच्छा, बीटेक में खास बात है, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस आपने दिया तो आपकी लास्ट एज लिमिट है 23.5 साल सीडीएस। हाँ, पर वहीं अगर आपने बीटेक कर ली तो आप एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री से 26.5 साल तक फौज में भर्ती हो सकते हो, ये है खेल। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा समझो कि जितनी ज्यादा लाइफलाइन, कि जितने ज्यादा आपके पास चांसेस हैं ज्वाइन करने के, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके मतलब वहां पर अफसर बनने के। जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स उतने ज्यादा चांसेस है।
अब हम पहले की उसमें एक चीज पूछना भूल गए कि जैसे 11th तैयारी स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, कोई इंस्टीट्यूट पे जाएं, घर में करें, बुक्स कहाँ से लें, कैसे करें, क्या चीज़ है? ओके, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ जो शायद मैंने कवर नहीं किया, वो कि जैसे मान लो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में बहुत तेज है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस किसके ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग? जो तेज है? नहीं, बराबर। मैंने एक बात बोली थी कि जिसके अटेम्प्ट ज्यादा उसके चांसेस ज्यादा, ठीक है ना। अब जरा सोच के देखो, हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, ठीक है, हमारे जो कैमरामैन भाई साहब हैं उनके पास 6 अटेम्प्ट है और तेरे पास 1 अटेम्प्ट है। तू पढ़ाई में टॉपर, ठीक है, तूने रिटन एग्जाम तो निकाल लिया, बट तेरा एसएसबी क्वालिफाई नहीं, पर उसे एसएसबी की नॉलेज है उस चीज की, ठीक है ना। अब भाई के साथ क्या हुआ, भाई ने रिटन एग्जाम नहीं निकला, मीनवाइल अपनी तैयारी करता रहा और एसएसबी की नॉलेज ठीक ठाक हो गई और वो 30 से 4थे अटेम्प्ट में जाके फौज ज्वाइन कर गया। तो बता होशियार कौन? वही एवरेज पर्सन। पढ़ाई का फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10th में कैसे, तुम 12th में कैसे थे, पहला कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास नंबर और अटेम्प्ट, ठीक है ना। अब जैसे किसी का पहले अटेम्प्ट पे भी होगा तो कोई बात हो, वो बहुत बड़ी बात है, वो तो भगवान ही हो गया था। किसी का पहले अटेम्प्ट में तो भगवान की बात है, वो भगवान से मिलने वाली बात हो गई। हाँ, कहीं तो ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे केस देखे, रिटन निकल गया, एसएसबी की रद्दी भर तैयारी नहीं करी और वो भी हो गए, वो हो गया। जैसे हमारे पास जो हमारे भैया आए थे सामने जो कैमरे में बैठे हैं, शायद इनका पहला ही इंटरव्यू होगा, पहला ही था आपका, पहले ही आया, पहले ही सिलेक्ट क्या था, कुछ इधर मिल गया, घूम गया, हो गया, ठीक है ना। तो ये सीन होता। सही, मतलब तैयारी करो तो ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन ये बात चल रही थी। ओके, अब देखो डिपेंड है, देखो पैसा बहुत है और तुम्हें लगता है कि तुम घर बैठ के नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो ऑफलाइन जाना बेस्ट है। क्यों? माहौल बहुत खतरनाक होता है, तगड़ा, सारे लोग वहां पर होते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं, आपको बात करने का माहौल मिलता है, पता चलता है अपने। हाँ, ठीक है ना, माहौल मिलता है और देखने को मिलता है कि ये ऐसा बनूंगा तो तैयारी वाला नहीं निकलेगा और ऐसा बन जाऊंगा तो एग्जाम निकल जाएगा। ये भी क्लियरिटी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, पर इसकी मतलब ऑब्वियसली फीस ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ऑफलाइन की अगर 6 महीने की फीस पकड़ें तो करीबन 35,000 रुपए है, ठीक है ना, प्लस रहने का खर्चा अलग अगर आप बाहर से आ रहे हो, ठीक है। वहीं आप अगर ऑनलाइन की आप हमारे से लो, ठीक है ना, उसके खर्चा बैठता है 5,000 रुपीज फॉर 2 years, ठीक है ना, और 1 year का 3-4,000 होता है कुछ, ठीक है। अब फ्री की बात करें, अच्छा ऑनलाइन में फायदा क्या होता है? ऑनलाइन में एक तो आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, मतलब सिंपल वीडियो खोलो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, खत्म। तो ऑफलाइन में ऐसा क्या है जो ऑनलाइन में नहीं? ऑफलाइन में कंपटीशन दिखता है ना, तुझे रोज मैं दिख रहा हूं कि भाई शुभम वाशने को तो निकल जाएगा, मेरा ही निकल पाएगा, तो तू मेहनत करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन में नहीं दिखेगा, जितना पढ़ रहा है पढ़ लिया, जो तूने पढ़ा तेरी ईमानदारी है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए। कंटेंट सेम रहता है 99.99%, तो मैंने चाहे हमारा हो, चाहे पीडब्ल्यू, चाहे एलडब्ल्यूएस हो, चाहे अर्पित चौधरी हो, मतलब XYZ जितनी भी कोचिंग है, लगभग कंटेंट लगभग सेम ही होगा। बस ये फर्क हो जाता है कि कौन किसको कितना टेंशन दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही दूंगा, ज्यादातर जहां पर लाइव क्लासेस होती हैं वहां पर क्या होता है कि लाइव क्लास में जितने क्लासेस हो गए खत्म, और फिर जब सिलेक्शन होने की बात होती है, सिलेक्शन आ गया तो उन्होंने गूगल फॉर्म डाल दिया कि आप उसमें बता दो अगर आपका सिलेक्शन हो गया हो तो, ठीक है ना। तो पर्सनलाइजेशन टच कैसे हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ऑफलाइन पढ़ा है, ठीक है ना, 10th क्लास पढ़ाई में, तो तेरे को पता होगा कि यार सर डंडा भी मार देंगे, हाँ सर उंगली भी कर देंगे, सर मजाक भी कर देंगे, हर चीज कर देंगे, बॉन्ड बन जाता। सर को भी पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, सर भी टोक देते हैं कि सर बेटा ये कर ले वो कर ले, मिस्टेक्स पता है, ये ऑफलाइन का है, ठीक है ना, तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। सेम वे ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो इंटरेक्शन बहुत होना, जैसे हमारे यहाँ इंटरेक्शन होता है गूगल मीट पे, तो जहां भी आप ज्वाइन करो वहां पर इंटरेक्शन देखो, टीचर से इंटरेक्शन कितना है, ऐसा तो नहीं खाली कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन है, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। पर बेटर ऑफलाइन में आता है, क्योंकि ऑनलाइन में तब भी नहीं होगा जितना ऑफलाइन में। ऑफलाइन तो आपको पसंद है ना, आपको तो हमेशा ऑफलाइन ही पसंद आया, वो भी एक कार आ रहा थी, और सबके अपने मोटिव्स होते हैं। हाँ, मोटिव होते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा आता है सेल्फ करने के 2 तरीके, वन इज यूट्यूब एंड सेकंड इज बुक्स। कौन सी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अब अगर जो यूट्यूब से कर रहा है उसमें सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम है। पहला डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पे बहुत चीजें डिस्ट्रैक्ट होने, ठीक है ना, गाने हैं, मूवी है वगैरह वगैरह सब है, ठीक है। दूसरी बात, कंटेंट एक बार में नहीं मिलता, और तुम कैसे उंगली पर रख के ये कह सकते हो कि यार ये कंटेंट सफिशिएंट है। बहुत वीडियोस होती है, किसी एक को पर्टिकुलरली नहीं चल सकता। हाँ, नहीं चल सकते। अच्छा, अगर आप किसी भी कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल PW या मैं हूँ या
अच्छा मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें खाली एनडी की पढ़ाई होगी, वो जल्दी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। या अगर हो चुका हो तो लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन में या मतलब डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो हम लोग जब लॉन्च कर रहे हैं तो आप पहले ना उसको देखो कि उसकी व्यूअरशिप कितनी आ रही है, ठीक है ना। अगर मान लो व्यूअरशिप कम है तो पहले 5 मिनट में अगर वो टीचर के पढ़ाने से आपको ये समझ में आ रहा है कि यार हाँ पढ़ा अच्छा रहा है, पढ़ा ठीक रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो इसकी डेप्थ में मत जाओ कि यार हाँ उस पर मत जाओ, क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि यार व्यूज पहले होता है एजुकेशन वीडियोस पे व्यूज बहुत ही कम आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको पहली बार सर्च करने पे एक ऐसी वीडियो मिल गई जिसके व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, देन मेक श्योर उसके कमेंट सेक्शन चेक करो, ठीक है ना। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू बहुत बड़ा 1 मिलियन पर सब्सक्राइबर है, तो ऑब्वियसली जब वो कोई भी उसका टीचर पढ़ाएगा तो 1 लाख तो आ ही जाएंगे कम से कम, तो 1 लाख तो बड़े व्यूज हैं। तो अब वो उस पर 1 लाख व्यूज आ गए तो भाई तुमने देख ली, पर बाद में पता लगा बेकार है, तो उसके कमेंट सेक्शन चेक कर लो कि यार कमेंट्स में क्या क्या रखा है। पर कई होता है कमेंट्स में नहीं चेक करते, पर ये चीज चेक करो कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ पढ़ गए, समझ में आ रहा है वो तो चेक करना है, पर मेरा तो कमेंट जरूरी है क्योंकि पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल किसी वीडियो में बहुत मिस्टेक्स हैं तो बच्चों ने कमेंट करके बता दिया कि सर ये मिस्टेक है, फायदा क्या है, तो टीचर की ऑथेंटिसिटी नहीं बची कि टीचर गलत नहीं कर सकता यार, टीचर को गलत हो जाएगा कैसे बताओ भाई। मैं खुद भी अगर अपने पर्सनल बोलूं, मेरे कभी ऑनलाइन समझ नहीं आया, मैं जब भी समझा ऑफलाइन सर ने पढ़ाया मुझे, और ऑफलाइन मेरे लिए बेहतर है, वो आपके ऊपर है। हाँ ठीक है, ये बात हो गई। अब बुक्स की बात करें तो हाँ अब बात करते हैं बुक्स की। देखो बुक एक नहीं है, बुक बहुत सारी है। जैसे बुक की बात करें तो अगर मैं कहूँ अगर आपको इंग्लिश पढ़नी हो और मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हो खाली, तो मैं कहूँगा पाथफाइंडर इज अ गुड बुक, जो एक बेसिक किताब सबके पास होती है, और वो आप प्लीज नई ना खरीद के सेकेंड हैंड खरीदा है, क्योंकि आप नहीं खरीदोगे तो पैसे इतना खराब हो जाएगा कि आप मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि 1000 रुपए की किताब है, वहीं मार्केट में आपको 200-300 रुपए की मिल जाएगी, वही लोकली कहीं भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे सेकेंड हैंड से, ठीक है। दूसरा आपको जो मैंने इंग्लिश की किताब बताई थी वो तो फिक्स है। ग्रामर के लिए आप कोई भी ले लो, एसपी बख्शी ले लो आप, या क्या नाम है उसका, एक और आती है नाम है तो स्लिप हो गया, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बता देंगे। हाँ तो एसपी बख्शी एक वन ऑफ देम है। पैरामाउंट, यस द बुक नेम इज पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, वो ले सकते हो आप। सेकेंडली आपको अगर जीएस के लिए लेनी है तो यार हर सब्जेक्ट की अलग है, जैसे साइंस की है तो 9th 10th 11th तीनों क्लास की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप पीसीएम से ही तो 11th 12th की पढ़ ली तो बहुत है, 9th 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में क्लास 11th 12th, हिस्ट्री में क्लास 12th की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट, पॉलिटी में किताब आती है लक्ष्मीकांत वो, ठीक है ना। ये सारे आपको कंटेंट आपको लेना ही पड़ेगा, इतना ही है। लास्ट बचा करंट अफेयर्स, मैं कहूंगा न्यूज़पेपर जिस बंदे की आदत पड़ गई उसे इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो एक बहुत अच्छी साइट है, वेबसाइट है indiabix.com या जीके टुडे, वहां पर कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है। वरना बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको वीडियो फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और ये इतना ही है कंटेंट, अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली इतना ही करना है आपको, पर लगातार 2 साल पढ़ना है तो ये बड़ी कहानी है। पर एग्जैक्टली ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, इसमें भी बहुत कुछ है बड़ा भी तो। हाँ मतलब आप जब डीप में जाओगे तो और मिल जाएगा। मैं आपको एक वीडियो का लिंक बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लिंक है, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एक बार देख लेना। प्रॉपर आफ्टर क्लास 10th, आफ्टर क्लास 11th एंड आफ्टर क्लास 12th तीनों का पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या है, और उसमें ना पीडीएफ भी दे दी है उस वीडियो के नीचे कि आपको कौन कौन सी मिल जाएंगी, ठीक है ना। और बताओ हम चलते हैं तो कि हमने सब देख लिया, बुक्स कौन सी है, तैयारी कैसे करनी है, एनडी के फायदे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक चीज है। अब कोई बंदा है एसएसबी हो गई, रिटर्न हो गया, सब चीज हो गई, ऑफिसर बन गया, वो अगर उसने रिटर्न निकल गया, एसएसबी निकल गया और फिर उसका मेडिकल भी हो गया और मेरिट में नाम भी आ गया, तो वो कहलाया जाएगा कैडेट। कैडेट मतलब कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग। कैडेट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग। तो अब जो कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग में है तो उसके कंधे पर कोई स्टार्स नहीं होंगे, और उसे तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए, जो उसके हाथ में ना आके बैंक अकाउंट में आएंगे। ये ट्रेनिंग होगी बेसिकली। हाँ ट्रेनिंग होगी, तो ऑफिसर्स कहलाएंगे तब भी ऑफिसर्स नहीं होगा, ट्रेनिंग तो कैडेट कहेंगे, कैडेट अंडर ट्रेनिंग, ठीक है ना। ऑफिसर कब कहलाया जाएगा, जब वो 3 साल एनडीए और 1.5 साल आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में होती है वहां से पास आउट हो जाएगा, जो उनके अपने पेपर्स होते हैं। हाँ वहां से पास हो जाएगा तो वो लेफ्टिनेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। और लेफ्टिनेंट बनते ही उसकी तनख्वाह अराउंड 12 लाख सीटीसी बैठेगा। हाँ आप 12 लाख सीटीसी बोले, भाई ने इसे चेंज कर दिया पर एनम में। तो देखो सीटीसी होती है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब क्या होता है कि कुल मिला के जो कंपनी का खर्चा होगा तुम्हारे लिए वो 12 लाख का होगा।
मतलब तनख्वाह अब 12 लाख को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपए बैठे हैं। पर भाई को जो हाथ में तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी 80,000, 20,000 फिर टैक्स। 20,000 का टैक्स वैक्स जो भी है, मतलब वो टैक्स ले लो। या दूसरी चीज होती है होम अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ऐसे अलाउंसेस बहुत मिलता है। तो उन अलाउंसेस को मिला के 1 लाख बैठता है। तो आप कैडेट वो कैड भी बन गए, सब चीज हो गई, तो पोस्ट होती है कि पोस्ट कौन सी मिलेगी लेफ्टिनेंट स्टार्टिंग से? आर्मी में लेफ्ट है, नेवी में सब लेफ्ट है, दोनों एक बराबर होती है, सेम रैंक। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है सर। अब हम अगर आगे अच्छा, ऐसे आपने ना एक चीज बिल्कुल ही छोड़ दी, वो ये कि मान लो एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल ही गरीब है, उसे क्या करना चाहिए? बोलो उसका सपना है, सपना नहीं होता क्या सबकी? यहाँ तो चलो मैंने अब सारे फोटो हट गए क्योंकि हमारा ना ऑफिस शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली। बट ना पहले यहाँ पर एक लड़का, मैं आपको फोटो दिखाता है, यहाँ पर इधर की साइड लगा होगा, अगर आप थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल कर देखो, उसके साथ मेरी शक्ल में लगी हुई है। वो बंदा ऐसा था कि उसके फादर मनरेगा में काम करते, मनरेगा होते दिहाड़ी मजदूरी, सरकार 100 दिन का भत्ता देती, भत्ते इसने काम करें, उस बंदे ने निकाल लिया था। राम नाम था उसका, नाम मुझे याद आ रहा है बेबी, उसकी पॉडकास्ट भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। और उस बंदे ने निकाल दिया था, तो मेरे हिसाब से कोई भी निकाल सकता है। बट उसने ना मेरे से सलाह ली थी, जैसे भाई से मेरी मुलाकात हुई, कहा भाई चल पॉडकास्ट करते हैं, तो अपने सवाल भी पूछ लियो, और वो एक तो उसने सिर्फ सलाह लेती मेरे से। तो अब जो बिल्कुल ही गरीब है ना, पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको हर हाल में इतना समझना पड़ेगा कि इतने पैसे तो आपको जमाने पड़ेंगे कि आप किताबें खरीद सको, या इतने तो आपको जमाने पड़ेंगे कि आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सको। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पास ऑफलाइन के लिए 2 साल के लिए आता है, उसकी फीस होती है 3,20,000 रुपए। ऑब्वियसली जो बहुत गरीब उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर जो ठीक ठाक है, ठीक है ना, जो मतलब इतना है कि ट्यूशन पढ़ा के, कहीं न्यूज़पेपर बेच के, या कहीं भी करके पैसे इकट्ठे कर ले, तो 2 साल की फीस 6,000 रुपए हो जाएगी, और वो 6,000 भी किस्तों में दे सकता है वो। समझो मेरी बात? तो इतने में उसकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं होता, बस ऑफलाइन में खर्चा ज्यादा हो जाता है, रहने खाने पीने का, इस चक्कर में इतने पैसे हो जाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतने पैसे हमेशा रखो कि तुम्हारे पढ़ने का निकल जाए किसी की तरफ से, नंबर 1। क्योंकि किताब मान लो भाई ने खरीदी, पाथफाइंडर पढ़ी सेकंड हैंड 300 रुपए की, फिर तूने खरीदी एनसीईआरटी, वो भी तेरे को पड़ गई 100 रुपए की, 300, ठीक है ना, तो 800 हो गया। फिर तूने सारी जब एनसीईआरटी खरीदेगा, ऐसे टोटल करेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो तुझे नोटिस करेगा तेरे 2 से 3,000 रुपए तो फिर भी फूके, तब भी जाने है, तब भी जाने। फिर पेन स्टेशनरी सब तू मिलाएगा, ठीक है ना, 2 साल के तो भी 6,000 रुपए बढ़ेगी। तो पैसे तो खर्च होंगे, तो आपको करना है, वो तो इतना तो आपको मैनेज करना है कि बेर मिनिमम तो पैसे हो, ये तो करना ही पर वक्त तो करना ही है। हाँ। अब मैं ये बात मानता हूँ कि आपकी लेवल ऑफ लाइफ डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस डिफिकल्टी लाइफ से आगे निकल गए और आपने शो किया कि घर में पैसे की कमी होने के बावजूद मैंने क्या एक्शन किए हैं, तो आपके 110% सिलेक्शन होगा। क्योंकि मुश्किल वक्त में इंसान ज्यादा अच्छा मतलब निखर के आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक बच्चा है जो बहुत अमीर परिवार से है, तो मुझे बताओ उसके घर में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सब मिल रहा है उसे, सब मिल रहा है, तो उठेगा। अगर पढ़ने वाला अच्छा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला अच्छा वाला गर्दी करेगा, वही ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक किसान का बच्चा है, किसान के बच्चे में और मान लो पढ़ने वाला बच्चा, ऐसे मानते हैं, ठीक है, किसान क्या छोटा किसान है, तो माँ बाप ये चाहेंगे कि वो जाए सुबह खेत में, पहले पानी चालू करे, उसके बाद गाय वाय को धो दे, दूध निकाल दे, उसके बाद स्कूल चला जाए, फिर स्कूल से आ जाए, आने के बाद खाना वाना खा के फिर खेत में चला जाए, फिर थोड़ी देर पढ़ के सो जाए। उसके माँ बाप के अकॉर्डिंग तो वो स्कूल भेज पा रहे हैं, वो ही बहुत है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब जो बच्चा बन जाए अपने अकॉर्डिंग। गरीब परिवार में ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या खाली स्कूल होके काम चल जाएगा? नहीं, अब उसकी एक्स्ट्रा मेहनत देखो। उसको पता है सुबह 4 बजे जाके मुझे कहाँ जाना है? खेत में जाना। अब खेत में जाऊंगा तो पहले मेरा काम है पानी चलाना, चला दिया। अगर एकदम से घर पहुंच के तो हो सकता है बाप मुझे काम दे दे, ठीक है ना, माँ मुझसे काम कहते हैं, तो खेत में ही बैठ के भैया अपना पढ़ाई करने का काम शुरू किया। क्लियर है? अब आपके ऊपर है। हाँ, फिर घर आया, गाय वाय धोई, फिर भैया पता है मम्मी नाश्ता बना ली, इतनी देर भैया कुछ रिवाइज कर दिया। जब स्कूल में लोग मस्ती कर रहे हैं तब वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, या होमवर्क स्कूल का स्कूल में खत्म कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। फिर घर आ रहा है, कुछ उसे पता है जैसे घर जाऊंगा फिर माँ कुछ कह देगी ये ला दे वो ला दे, वो स्कूल में रुक गया आधे घंटा, कहती मास्टर ने छोड़ेंगे ना, क्या करूँ, मार रहा था मुझे, ठीक है ना, तो मैंने वहां पढ़ाई खत्म करी। फिर वो वापस घर आया, ठीक है, काम करा फटाफट, उसे पता है कि घर में बिजली नहीं है तो पढ़ाई करने का समय 6 बजे तक का है,
टाइम तो बर्बाद हुआ नहीं। टाइम बर्बाद होगा तो भैया वो उसमें उसने टाया। फिर जो भी काम है पापा से चुरा उड़ा के पैसे, कैंडल जलाई या कुछ भी जलाई। तो जरा सोच के बताओ कौन सा इंसान, अमीर बाप का बच्चा या गरीब बाप का बच्चा, एज अ पर्सनैलिटी वाइज ज्यादा बढ़िया बन गया होगा, गरीब का बच्चा या अमीर का? गरीब का बच्चा जिसने अपनी से उसने सब मेहनत करनी सीख ली। तो जब आप जो बच्चा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से है, अगर वो ऐसा कर गया तो उसने एक पर्सनैलिटी ऐसी बना के दी आर्मी को जो ढूंढ रही थी। आर्मी का जो टेस्ट रहता है, एसएसबी जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसलिए गांव के बच्चे, दिहाड़ी मजदूर के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू कर्नल ब्रिगेडियर के बच्चे के अलावा, या अमीर बाप का बेटा। मैं अपने अटेम्प्ट बताता हूँ, 7-8 अटेम्प्ट लग गए। क्यों? आई कम फ्रॉम द वेरी गुड हेल्दी मिडिल क्लास फैमिली। सब था उनके पास, गाड़ी भी थी, सब था, मतलब पैसे भी थे, सब था। मेरे वहां तो चाहते नहीं थे कभी नौकरी करूं, कुछ नहीं चाहते थे। बट जब मैं वहां से निकला और मुझे समझ में आया आर्मी ने 2 चाटे मारे, अबे तू है ही क्या, आराम की जिंदगी जी के आ रहा, तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई काम करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी पे। फिर मैं दिखाया, ठीक है ना, कि हाँ भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। प्रमोशंस लिए अपनी नौकरी में, फ्रांस गया, चाइना गया, दिखाया कि नहीं मैं हूँ ऐसा जिम्मेदार आदमी। तब वो एक उभर के आती है पर्सनैलिटी। ये जितनी मोटिवेशन बात में से इसलिए नहीं होती कि सुनो इस पे काम करो और आगे बढ़ो। हाँ भाई भी अपना आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाला। हाँ सच में। अगला सवाल, आगे बढ़े तो बेसिकली कि गवर्नमेंट आप एनडी तैयारी कर ली, हो गए, आप ऑफिसर बन गए, आपको उनकी तरफ से क्या मिलता है बनने के बाद? कि कुछ होता है कि घर मिलता है, वो सब चीजें घर मिलेगा। देखिए भाई का कंसर्न सही है, मैं उनके लिए जवाब देना चाह रहा हूँ जो लिटरली पुअर फाइनेंस से हैं और वो बेहतर जिंदगी चाह रहा है। तो मैं तो एनडी तो बेस्ट है, घर तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। घर के साथ साथ आपको क्या जो खास बात है वही मिलती है कि ये घर छोटा मोटा नहीं होता, ये अराउंड 4 BHK तक का होता है, 3 to 4 BHK का होता है, ठीक है ना, काफी बड़ा घर होता है। उसके बाद गाड़ी मिलती है आपको एक प्रमोशन लेने के बाद, कैप्टन बनने के बाद, ठीक है ना। और बाकी शांति होती है, एक नौकर और मिलता है, ठीक है। उस नौकर का काम क्या होता है कि आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो आपको मिले, सहायक बोलते हैं उसे, ठीक है ना। एक नौकर मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? और गाड़ी होती है, गाड़ी के साथ मेडिकली सारी अप्लाई। मैं वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो पहले भी होता है, मेडिसिन मिलती है, हाँ सुविधा सारी मिलती है मेडिकली, आपके दादा दादी सबको मिलेगी, मतलब पूरे खानदान को मिलेगी, ठीक है ना, वो तो है ही। अगर अलग प्रोस्पेक्ट रखे, कुछ लोग होते हैं कि हाँ मन इंडिया में हर एक चीज है, पर एक होता है ना कि एक कार अपनी पर्सनल लेनी है, हाँ कि वो BMW होगी या जौन सी होगी, पर वहां तक पहुंच नहीं पाती। देखो BMW की कहानी ना फौज के साथ सैलरी से नहीं है, वो फिर खेल होता है इन्वेस्टमेंट। मैं भाई को अभी वीडियो से पहले बता भी रहा था, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, ये सब, ठीक है ना। और अगर आपको तनख्वाह से ही कमाना तो मैं कहूंगा बेवकूफ आदमी होता है जो BMW तनख्वाह से खरीदता या आईफोन तनख्वाह से खरीदता। थोड़ा जिसने खरीदा होगा वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता, तो वो बेकार है, ठीक है ना। आप BMW लेना चाहते हो, फिर आप लेना ही है तो मैं कहूंगा दुबई में सेटल हो, क्योंकि वहाँ जो लोवेस्ट कार होती है वो BMW होती है, और तनख्वाह में टैक्सेस नहीं होते, वो आसान सा फिर है, बेनिफिट ज्यादा, फिर मैं ये कहूँगा। और वही दुबई के लिए भी मेहनत तो करनी, हाँ करनी तो बड़ी, तनख्वाह तो है, पर गाड़ियों को लालच ना करें आप मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में आपको समझ में आएगा कि खाली टीन का डब्बा था, जिंदगी सुकून उससे नहीं मिलती, ठीक है। अगर आपको BMW सच में लेनी है तो लो, बट अच्छी बात। इन्वेस्टमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट से कमाए हुए पैसे से BMW लोगे तो वो पैसा डबल और हो जाएगा। वो कभी बाद में बात करेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट ऐसा लगे दल्ला बैठा है, अब दल्ला नहीं होना रहेगा। चलो आगे। अपने आप पे भरोसा नहीं होना है, वो क्या मतलब अपने आप पे वो नहीं होने का कि अपनी मेहनत से नहीं लिया वो पैसा, कार भी अगर ली तो नहीं समझा ये बात? आपने इन्वेस्टमेंट करी, जो भी करी, पर अपनी मेहनत से तो नहीं ना वो कार है। नहीं अपने, देखो एक ना वीडियो है आर्मी ऑफिसर हु रिटायर्ड अर्ली, एक ऐसे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, उसने BMW सब दे रखी है, उनका देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं समझाऊंगा उतनी बात समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैं NDA पे फोकस करना चाह रहा हूँ और उन्होंने फाइनेंस पे फोकस किया है कि आर्मी ऑफिसर्स कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, ठीक है ना। एक हम बात भी करना चाहे कि आधे बच्चे तो कुछ करते हैं, बहुत मोटिवेशन होता है कि हम आर्मी जाएंगे करेंगे, पर छोड़ इसलिए देते हैं कि मतलब कुछ होता है कि अब तो 4 साल की जॉब बची है, सिर्फ 4 साल में क्या करेंगे। अच्छा पहली बात तो जो आप 4 साल की जॉब की बात करो ना, ये आप कंफ्यूज हो गए हो। NDA से 4 साल की नौकरी नहीं लगती, वो अग्निवीर से लगती है। NDA और अग्निवीर अलग अलग है। अग्निवीर होता है सिपाही रैंक की भर्ती, सिपाही मतलब बहुत छोटी रैंक। आप बनने जा रहे हो अफसर, ठीक है ना, अफसर बनोगे 30 साल के लिए। कितने साल? 30। तो ये जो आपका सवाल था 4 साल, वो किसके लिए? अग्निवीर है, सिपाही रैंक के लिए। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, अफसर रैंक कुछ इससे। हाँ हाँ, जैसे भैया एक कंपनी में बॉस होता है, एक कंपनी में जूनियर मोस्ट आदमी होता है,
तो जो ऑफिसर लेवल होता है वो बनता है एनडीए से, जो नॉन ऑफिसर होते हैं वो बनते हैं अग्निवीर से। फर्क भाई, बहुत फर्क है भाई। एक जो बंदा अग्निवीर से आएगा उसको 4 साल मेहनत करने के बाद फिर 25% कोटा ले गया कि 25% लोगों सेलेक्ट करेंगे, वो ही जाएंगे। और 4 साल में कितनी सैलरी रहती होगी मैक्सिमम? 30,000 रुपये बस हाँ, वो भी अग्निवीर बनने के बाद, मतलब सिपाही बनने के बाद। मंथली होगा ये भी मैं। हाँ हाँ, तो वो एनडीए तो अलग ही है। एनडीए मतलब ऑफिसर यार, फर्क पड़ी। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बोलता हूँ, मेरे को मेरे फादर बहुत इंस्पायरिंग आदमी लगता है कि भाई वो ऑफिसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, और उन्होंने अपना आज घर बना लिया है बहुत बढ़िया अच्छी तरह से, ठीक है ना। मतलब ये तो मुझे लगता है कि शायद औकात से बाहर चीज है भाई। बस सर बनाई नहीं बात से। हाँ आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना, बट उन्होंने बना लिया और वो डॉक्टर आदमी नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया था, ठीक है ना। अब पर जब मैंने उनको पूरी जिंदगी देखा है तो भाई साहब जो डॉक्टर लेवल का आदमी ना वो बेइज्जती कर देता था उनकी कि वो डॉक्टर नहीं थे, समझो मेरी बात। और उतनी इज्जत नहीं मिलती और तनख्वाह भी सर्टेन लेवल तक ही बढ़ती है। जैसे मेरे पापा आज की तारीख में क्या कहते हैं, बढ़ते बढ़ते करीबन 80,000 1 लाख के आसपास की तनख्वाह होगी 30 साल सर्विस करने के बाद। पर वहीं वो डॉक्टर होता है आज की तारीख में, प्रॉपर डॉक्टर, तो 3 लाख होती। प्रॉफिट डॉक्टर उसपे, हाँ डॉक्टर की पोजीशन पे, ऑफिसर मतलब अधिकारी होते तो 3 लाख होती, पर नहीं है, ठीक है ना। ये है कि इसमें भी उन्होंने अपना घर खड़ा करा सर की मोटिवेशन सोच। नहीं मेरी मोटिवेशन कुछ नहीं थी, वो उनकी अकल समझदारी थी। मेरे को तो अकल अब आई है, तू मेरे को क्रेडिट क्यों दे रहा, मेरा बाप मारेगा मुझे, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं मेरे लिए वही बता रहा हूँ कि आपके फादर की मोटिवेशन सर से जो बात बता रही जिससे मोटिवेशन ली। हाँ ये नहीं है हाँ कि मैंने अपने बाप से मोटिवेशन ली, मतलब मैंने अपने फादर से मोटिवेशन। आप भी कोई ना कोई होगा जिससे आप ले सको, चाहे ये वीडियो हो या कहीं और हो, पर्पस है कि मोटिवेशन लो। हाँ मोटिवेशन अभी बिटवाने का काम करते थे सारे इंस्टाग्राम एकदम, फिर एकदम रिफ्रेम कर दिया। मेरे फादर मेरी सारी वीडियो देखते हैं। चलो आगे बात सवाल खत्म हो चुके हैं भाई के, पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मुझे बताइए कि कितने रैंक चाहिए होंगी जिससे आपको आर्मी मिले या नेवी मिले, एयरफोर्स। एनडीए की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मान लो आप आखिरी रैंक भी आई है आपकी एनडीए के अंदर और आपने एयरफोर्स चूज किया तो आपको एयरफोर्स आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। वही जो सीडीएस होता है उसमें ऐसा नहीं होता, जो ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप टॉप में आए हैं, टॉप पोजीशन पे, तो ही आपको एयरफोर्स मिलेगी। और फिर आती है आर्मी, फिर थर्ड पे आती है नेवी, सीडीएस ग्रेजुएशन में। पर एनडीए के कोई भी रैंक हो, कोई भी आखिरी, पहली, दूसरी, तीसरी, आपने जो ऑप्शन चूज किया आपको वही मिले। ये इसका बेस्ट बेनिफिट है। ये इसका बेस्ट बेनिफिट। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जरा सोच के देखो, आप बन जाओ 8 लाख सिपाहियों के मालिक, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी। चीफ 8 लाख, चीफ मतलब हेड, ठीक है ना। 8 लाख आदमियों को बोले 45 डिग्री राइट, और वो 8 लाख लोग एक साथ पूरी जमीन पे पैर मारे 45 डिग्री पे, आपके ऑर्डर पे। कितनी बड़ी बात है, जमीन सारी दहल से जाएगी, ठीक है ना। वो पोजीशन नॉर्मली बनते हैं लोग एनडीए से। मैंने सीडीएस से अभी तक नहीं सुना है कि सीडीएस से कोई जनरल रैंक तक पहुंचाओ, तो एनडीए इज द बेस्ट एंट्री। मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, एनडीए एंट्री में 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं, 2.5 लाख लोग एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आते, डर के हमारे से भाई डर गया कि भाई पता नहीं सब तैयारी तो हुई नहीं, मैं नहीं जा रहा। और उसमें 90,000 लोगों के साथ कंपटीशन होता है, क्योंकि 90,000 ही होते हैं जो एक्चुअल में तैयारी करके आते हैं। रिटन एग्जाम निकालते हैं 10,000 और फाइनली ज्वाइन करते हैं 400। इतना मुश्किल नहीं है। प्राइवेट नौकरी में आज की तारीख में, मुझे आज भी याद है, मैं एक पोस्ट डालता था नौकरी के लिए तो 350 फॉर्म आ जाते थे। बहुत है, बहुत ज्यादा है एक पोजीशन के लिए, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप पढ़ाई में एवरेज हो, अगेन मैं एक वीडियो को ऑप्शन आपको देना चाहूंगा, वो है हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स, ये आपके सामने हमने लिख रहा होगा, वो भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना कि अगर आपसे पढ़ाई लंबे समय तक नहीं होती तो कैसे करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे भी है कि हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं, एक होते हैं जो फाइटर्स होते हैं जो अलग ही लड़ते हैं, और एक होते हैं जो अपने बेस पे रह के उनको गाइड करते हैं, तो इनमें फर्क होता है। फर्क तो कुछ नहीं है, मतलब ये तो पोजीशन चूज करने की है। मुझे एक बात बता, पोजीशन उनकी बड़ी होगी ना फाइटर्स की, जो मेनली नहीं जो रिस्क जो ज्यादातर लेगी, रिस्क का तो अलाउंस मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तू लेफ्टिनेंट बना आर्मी में,
तूने कहा मैं बेस पे काम करूंगा, ठीक है बेस पे कर। मैंने कहा मैं फ्रंट पे लूंगा, फ्रंट पे। रैंक सेम है, ओहदा सेम है, बराबर सेम है, ठीक है ना। बट मुझे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ डेंजर में डाल रहा हूँ, तो मुझे तनख्वाह थोड़ी ज्यादा मिलेगी, सैलरी बेनिफिट होगा सैलरी मैंने पढ़ा था। और तो आज के लिए थैंक यू सो मच। इनफ। एनफ, फाइनली खत्म हो गया। अच्छा एक बात और, अगर आप में से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। और अगर आप मेरठ शहर में रहते हो, जैसे भाई को मैंने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, आप भी आ सकते हो, ऐसे ही पॉडकास्ट पे बैठ सकते हो, अपने सवाल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में वॉलंटियर बनना पड़ेगा, अच्छे कमेंट क्वेश्चन दिखाने पड़ेंगे और दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट कि हाँ मैं देना चाहता हूँ। एंड देन वी विल गिव यू द ईमेल आईडी जिस पे आप हमें ईमेल कर सकते हो और हम आपको इनवाइट करेंगे। प्लीज बता दो प्लीज। यार सिंपल है, वैसे तो गूगल पे डालो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरठ, आराम से आता है मेरे। मेरे बस सीधा पंजाब नेशनल बैंक के सामने। देखो अब तो वैसे ऑफिस की पोजीशन जगह बदलने वाली है, तो ये एड्रेस गलत हो जाएगा। तो अभी सिंपल गूगल पे डालो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरठ, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हो, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगा, तुम्हें लग रहा है मुझसे पर्सनली बात करना, तो जो नंबर अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर डायल करो, मेरी टीम से बात होगी, वो टीम आपको बता देगी कैसे मुझसे बात कर सकते हो आप, ठीक है ना। दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और देखते हैं वो दिन जब आप ऑफिसर बनेंगे। बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों